हेलो एवरीवन। आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, वो हमारे टॉपिक्स हैं डॉवेरी डेथ, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। डॉवेरी डेथ जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 304 बी में। दूसरा है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 305 एंड 306 सेक्शन ऑफ आईपीसी। और फिर है कॉजिंग ऑफ मिसकैरिएज ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, ये सेक्शन 312 से और आपका 318 तक इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए। ये तीनों ही टॉपिक जो हैं ये हमारे आईपीसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपके एग्जामिनेशन में कभी कोई किसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के तौर पर, कभी प्रॉपर क्वेश्चन के तौर पर, या फिर ये शॉर्ट नोट में आपसे इन तीनों टॉपिक में से कोई ना कोई टॉपिक पूछा जा सकता है। हम लोग एक एक करके इन टॉपिक पर बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉवेरी डेथ। डॉवेरी डेथ पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डॉवेरी डेथ, या व्हाट डू यू मीन बाय डॉवेरी डेथ। ठीक है, ये डिफाइन सेक्शन 304 बी, ये डिफाइन डॉवेरी डेथ। अगर हम लोग डॉवेरी डेथ की बात करें तो डॉवेरी डेथ क्या है, तो इसके लिए हमारे आईपीसी में जो सेक्शन है वो सेक्शन 304 बी है। डॉवेरी डेथ हमारी जो ओरिजिनल आईपीसी थी उसमें ये 304 बी नहीं था, ये बाद में 1986 में 304 बी इंसर्ट किया गया। और जो डॉवेरी की जो समस्या थी हमारे समाज में, जो दहेज की एक बुराई हमारे समाज में चलती है, उसको लेकर के जो लगातार मृत्यु के मामले आ रहे थे, उस चीज को एड्रेस करने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए क्या करा गया, आपका ये प्रोविजन आईपीसी में इंसर्ट किया गया। डॉवेरी डेथ है क्या, तो अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 304 बी ये कहता है कि वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड। अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है वेयर अ डेथ ऑफ ए वुमन इज कॉज्ड। इट मींस जो डॉवेरी डेथ हो सकती है वो केवल किसकी हो सकती है, वुमेन की, महिला की। is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years। यानी कि सबसे पहले क्या हो, डेथ ऑफ अ वुमेन caused by any burns, bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty, harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry. Such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death। यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहां पर क्या है, सबसे पहले किसी भी वुमेन की जो डेथ कॉज हुई हो वो कैसे हुई हो, या तो बर्न, इट मींस कोई उसमें शरीर पे जलने के निशान हो, बर्न हो, दाह के निशान हो, बॉडीली इंजरी, शारीरिक क्षति के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो, या फिर अदर देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी कि प्रकृति की जो सामान्य व्यवस्था है, यानी कि जो प्रकृति के अनुक्रम में जो मृत्यु होती है, जो सामान्य स्थितियों में मृत्यु होती है, इससे अन्यथा हुई हो। और उसके साथ साथ अगर ये भी दर्शित कर दिया जाता है कि सून बिफोर हर डेथ, यानी कि उसकी मृत्यु के कुछ समय पहले उसके साथ क्या की गई थी, क्रूएलिटी की गई थी, या उसका हैरेसमेंट किया गया था। और क्रूएलिटी और हैरेसमेंट काहे के लिए किया गया था, किसके, डॉवेरी की डिमांड को लेकर। और एक और इसमें खास बात यह है कि ये जो डिमांड हुई हो या जो क्रूएलिटी हुई हो, ये किसने की हो, या तो हस्बैंड ने और या हस्बैंड के रिलेटिव। तभी ये माना जाएगा कि उस स्त्री की क्या हुई है, दहेज मृत्यु हुई। जो दहेज मृत्यु को हम आगे समझे डिटेल में, इसके लिए हमें पहले समझना ये जरूरी है कि आखिर ये दहेज होता क्या है, ये दहेज की परिभाषा क्या है। सामान्यतः आप लोग शादी विवाहों में देखते होंगे कि बहुत सारे उपहार, बहुत सारे सामान, ठीक है, विवाह में दिए जाते हैं, वर पक्ष की तरफ से भी, लड़की की तरफ से भी, लड़के की तरफ से भी, लेकिन वो सब दहेज की परिभाषा में नहीं आते। दहेज की परिभाषा में वही चीजें आएंगी जो डॉवेरी प्रोविजन एक्ट, जो हमारा 1961 में ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया था, दहेज की समस्या को भारतीय समाज से दूर करने के लिए,
उसमें जो दहेज की परिभाषा दी गई है और उसमें कहा गया है कि वाई वन पार्टी टू ए मैरिज टू अदर पार्टी टू ए मैरिज। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है ये किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं कर रही है कि दहेज केवल लड़का ही दे सकता है या दहेज केवल लड़की की तरफ से ही दिया जा सकता है। ये डेफिनेशन कह रही है ईदर पार्टीज ऑफ द मैरिज। अब समझने वाली बात यह है कि दहेज की परिभाषा में दहेज तो कोई भी दे सकता है, लड़का भी दे सकता है, लड़की भी दे सकती है, लेकिन अगर हम 304 बी की लैंग्वेज को पढ़ें तो यहाँ पर वर्ड वुमेन यूज हुआ है। इट मींस जो डॉवेरी डेथ हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी हो सकती है, स्त्री की ही हो सकती है। और दहेज को डॉवेरी प्रोविजन एक्ट में जो परिभाषित किया गया है उसमें कहा गया है कि दहेज वो है जो विवाह के समय, विवाह से पहले, विवाह के बाद कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को देती है किसके, विवाह के संबंध। तो ऐसी वस्तुओं को, ऐसे रुपयों को, ऐसी वैल्यू, यहाँ पर वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी यूज हुआ है, जो मूल्यवान प्रतिभूतियां होती हैं। और मूल्यवान प्रतिभूतियों का अर्थ है जिनको आप, ठीक है, किसी संपत्ति के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसी चीजों को जब दिया जाता है तो वो सब किसकी परिभाषा में आती हैं, वो सब डॉवेरी की परिभाषा में आती हैं, वो सब दहेज की परिभाषा में आती हैं। अब हमने जो डेफिनेशन 304B में पढ़ी, अगर उसके आधार पर हम इसके एसेंशियल्स की बात करें तो एसेंशियल्स आपको इसमें जो देखने को मिलेंगे वो 5 एसेंशियल इसमें हैं। पहला है द डेथ ऑफ अ वुमन मस्ट बी कॉज्ड बाय बर्न्स, बॉडीली इंजरी और अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जो महिला की मृत्यु हुई हो वो कैसे हुई हो, या तो दाह के परिणाम स्वरूप, शारीरिक क्षति के परिणाम स्वरूप, या जो सामान्य परिस्थितियां हैं उनसे अन्यथा हुई। दूसरा है कि डेथ मस्ट अकर विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। यानी कि जो मृत्यु, दहेज मृत्यु जो हो सकती है उसके लिए जो मैक्सिमम पीरियड है वो है शादी की तारीख से 7 साल। 7 साल के बाद 304B का अपराध नहीं हो सकता। अगर किसी महिला की मृत्यु होती भी है तो वो जनरली देखा जाएगा मामला, ठीक है, मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड जिसमें भी आए, वो डॉवेरी डेथ का मामला नहीं। तीसरा कह रहा है कि वुमेन मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव। और तीसरी बात ये दिखानी होगी कि क्या होता है कि महिला के साथ उसके पति ने या पति के रिश्तेदारों ने क्रूरता की थी या उसका हैरेसमेंट किया था, ठीक है। और ये क्रूरता और हैरेसमेंट कैसे किया था, ठीक है, तो ये क्रूरता और हैरेसमेंट काहे के लिए किया गया था, विद रिलेशन टू डिमांड ऑफ डॉवेरी या इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डॉवेरी एंड सून बिफोर हर डेथ, और मृत्यु के कुछ समय पहले। और लास्ट है कि सच क्रुएल्टी और हैरेसमेंट इज शोन टू हैव बीन मेटेड आउट विद द वुमन सून बिफोर हर डेथ। ये साबित करना होगा कि जिस समय उसकी मृत्यु हुई उससे थोड़ा पहले ही क्या था कि ये आपका क्रूरता की गई थी। इसमें जो सजा है वो सजा 7 साल है, और दूसरा इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक सजा मिल सकती है, यानी कि 7 साल की सजा मिनिमम है और ये सजा आजीवन कारावास तक जा सकती है अपराध की गंभीरता को देखते हुए, ठीक है। तो अगर आप इसमें से जो एसेंशियल्स की बात करें तो मेनली इसके जो एसेंशियल है, पहला है कि जो डेथ हुई हो वो बर्न बॉडली इंजरी से हुई हो या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ना हुई हो, शादी के 7 साल के अंदर हुई हो, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव ने क्रूएल्टी की हो। क्रूएलिटी काहे के लिए की गई हो, डिमांड ऑफ डॉवेरी के लिए की गई हो, ठीक है, और कब की गई हो, तो सून बिफोर हर डेथ, ठीक है। या आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको आप 5 पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कैसे की गई हो, या आपका जो हैरेसमेंट हुआ है ये डॉवेरी डिमांड को लेकर के हुआ है, और डिमांड कब हुई या हैरेसमेंट कब हुआ, तो ये सून बिफोर हर डेथ, ठीक है। सजा जो हमने आपको बताई कितनी है, मिनिमम इसमें 7 साल है और मैक्सिमम कितनी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। डॉवेरी डेथ से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को देखें तो पहला केस इसमें कमेश पांजियार का केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार क्या करा था, जो एसेंशियल्स थे डॉवेरी डेथ के, उन एसेंशियल्स के बारे में बताया था और कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि डॉवेरी डेथ, ठीक है, इसका जो प्रेजम्पशन, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो प्रेजम्पशन क्रिएट होगा डॉवेरी डेथ का, वो तब ही क्रिएट होगा जब ये 5 बातें साबित कर दी जाती हैं। और जैसे ही ये 5 बातें साबित कर दी जाती हैं कि जो डेथ हुई है वो वन फिजिकल हार्म या किसी अनयूजुअल मैनर में हुई है, ठीक है, किसी हस्बैंड के रिलेटिव ने क्या करा है, उसके साथ क्रूएल्टी की है, डॉवेरी की डिमांड की है, जो मैरिज के 7 साल के अंदर ही क्या हुआ है, डेथ कॉज हुई है, और जो ये क्रूएलिटी या ब्रूटैलिटी हुई है ये क्या हुआ है, सून बिफोर हर डेथ हुई है। देन जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वो हस्बैंड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जनरली हम जानते हैं जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किसके ऊपर रहता है, वो हमारा
हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहता है। प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होता है कि जो एक्यूज्ड है उन्होंने अपराध किया। लेकिन यहाँ पर डॉवेरी डेथ के मामले में क्या है कि जब ये 5 बातें दर्शित कर दी जाती हैं तो साबित करने का भार बदल जाता है और अभियुक्त को यह साबित करना होता है कि उसने क्या है, दहेज मृत्यु कारित नहीं की है। पहला केस इसमें कमेश पांजियार का केस है और ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद सतवीर सिंह का केस है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि in this case it was held the appellate court that if the prosecution can establish the ingredients of section 304B of the IPC then the burden of proof of innocence completely lies on the defense। यानी कि जो सामान्य नियम है साबित करने का भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, वो सतवीर सिंह के केस में 2021 का ये बड़ा लेटेस्ट केस है। इसमें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को जो एसेंशियल उन्होंने कहा, अगर वो साबित कर दिए जाते हैं तो साबित कर ऐसे ही किए जाएंगे, वहां पर जो प्रूफ ऑफ इनोसेंस है वो किसके ऊपर चला जाएगा, डिफेंस के ऊपर। डिफेंस यानी कि बचाव पक्ष के ऊपर, यानी कि अक्यूज्ड के ऊपर चला जाएगा। अक्यूज्ड को यह साबित करना होगा कि उसने क्या है, कोई अपराध नहीं किया है और वो पूरी तरीके से निर्दोष है। कहने का मतलब जो सामान्य सिद्धांत साक्ष्य विधि का है कि अभियोजन साबित करे कि अभियुक्तों ने अपराध किया है, वो दहेज मृत्यु के मामले में बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि दहेज मृत्यु का जो मामला है ये थोड़ा सा गंभीर अपराध है, ये थोड़ा सा कठिन अपराध। उसके बाद मुस्तफा शेख का एक मामला है। उस मुस्तफा शेख का मामले में क्या करा गया था, ये जो सून बिफोर डेथ वर्ड है इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करने की कोशिश की थी, इसको डिफाइन करने की कोशिश की थी। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये आखिर सून बिफोर डेथ का मतलब क्या है। क्या सून बिफोर डेथ का मतलब एग्जैक्टली बिफोर डेथ है, या सून बिफोर डेथ का मतलब है कि 2, 3, 4 महीने पहले की बात। तो यहां पर कोर्ट का कहना था कि हम सून बिफोर डेथ का मतलब जो है ये बिल्कुल हम मैथमेटिकली नहीं ले सकते कि तुरंत या विवाह या मृत्यु से कुछ समय पूर्व का मतलब हम ये लें कि 2 दिन 4 दिन एग्जैक्टली बिफोर, इसका मतलब नहीं है। ये कोर्ट ने कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या है इसके, और ये डिपेंड करता है। कभी कभी किसी का नेचर ऐसा होता है कि उसको बातों से ज्यादा असर नहीं पड़ता, कभी कभी किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि वो एक छोटी सी बात को भी लंबे समय तक अपने मन में रखता है। तो जो डिसीज्ड है, जो मृतका है, वो देखना पड़ेगा कि उसका स्वभाव कैसा था। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आज आपने जो बात कही उसका प्रभाव उसके मन से खत्म ही ना हुआ हो, वो 1 महीने बाद दिखाई दे। और कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो तुरंत एक्शन करते हैं, आपने आज बात कही और शाम को उसका परिणाम दिखाई दे। तो कोर्ट का कहना था ये जो सून बिफोर टर्म है इसको हम मैथमेटिकली नहीं ले सकते कि एग्जैक्टली बिफोर हम इसको समझें कि तुरंत 1 दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, 4 घंटे की बात हो। ये हमें देखना पड़ेगा कि डिपेंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं जिन पर मामला निर्भर करता है, और उन तथ्य और परिस्थितियों के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि सून बिफोर डेथ ये क्या है। 1 महीने पहले को भी हम सून बिफोर डेथ मान सकते हैं और 1 घंटे पहले को भी हम सून बिफोर डेथ मान सकते हैं। उसके बाद केस था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह का। यह केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इसलिए क्योंकि यहां पर कोर्ट ने जो रिलेटिव वर्ड था, जो डेफिनेशन में लिखा है कि हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स, यहां पर रिलेटिव जो वर्ड है इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करा। और कोर्ट ने कहा कि रिलेटिव का मतलब है जो किससे कनेक्टेड हो, बाई ब्लड, बाई एडॉप्शन या बाई मैरिज। यानी कि हम देखते हैं कि जनरली जो हमारे रिश्ते जुड़ते हैं समाज में वो 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। या तो क्या होगा कि हमारा किसी से खून का रिश्ता होगा, यानी कि हमारे चाचा का बेटा है, हमारी बहन का बेटा है, हमारे खून से हमसे जुड़ा होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने किसी परिवार में शादी कर ली, उस परिवार से क्या हुआ, हमारा रिश्ता जुड़ गया। और तीसरा है कि हमने हिंदू एडॉप्शन एक्ट में हमने किसी बच्चे को गोद ले लिया, तो गोद लेने से एडॉप्शन के थ्रू भी हमारा किसी से रिश्ता जुड़ सकता है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव टर्म था, यानी कि हस्बैंड के रिलेटिव कौन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मामला ये था कि जो एक्यूज था उसका कहना था कि साहब हम तो रिलेटिव की डेफिनेशन में ही नहीं आते, हमारा तो इनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, ना हमारा खून का कोई रिश्ता है, ना हमारा इनसे एडॉप्शन से रिलेटेड कोई रिश्ता है, ना हमारा विवाह से इनसे कोई रिश्ता है। और जब हमारा इनसे कोई रिश्ता ही नहीं है तो 304B में जो शब्द लिखा है कि यहाँ पर हस्बैंड के रिलेटिव भी अगर क्रुएल्टी करते हैं तो वो इसमें आएंगे, तो हम तो रिलेटिव की डेफिनेशन में तो आए पहले। तो कोर्ट ने इनकी बात को सही माना और कहा कि जो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता वो दहेज मृत्यु के लिए उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। इसके बाद रीमा अग्रवाल और अनुपम का केस है। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है क्योंकि रीमा अग्रवाल और अनुपम का मामला एक अनोखा मामला था। इसमें यह हुआ था कि जो मामला था क्रूएलिटी का, जो मामला था आपका डॉवेरी डेथ से रिलेटेड, उसमें क्या था कि जो ये हस्बैंड और वाइफ थे, इनकी ये दूसरी शादी थी। और आप जानते हैं कि अगर पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की जाती है तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5(1) का वायलेशन है, यानी कि मोनोगैमी के कॉन्सेप्ट का ये वायलेशन है।
अगर आप द्विविवाह करते हैं और पहली पत्नी या पति के जीवित रहते हुए करते हैं तो दूसरा विवाह कैसा होता है? वॉइड होता है, दूसरा विवाह शून्य होता है। और अगर दूसरा विवाह शून्य है, ठीक है, तो दूसरे विवाह की पत्नी या पति को कभी भी पति या पत्नी का दर्जा मिलेगा ही नहीं। और क्या डॉवेरी डेथ या 498A के लिए ऐसे पर्सन का प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है जो आपके हस्बैंड की डेफिनेशन में ही नहीं है? तो कोर्ट ने यहां पर कहा कि यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो वाइफ वर्ड है उसका हमें लिबरल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। और कोर्ट ने कहा कि बाइगमी के लिए सेक्शन 494 के लिए जो वाइफ का मीनिंग है वो वाइफ का मीनिंग हम यहां पर नहीं ले सकते, क्योंकि 494 में वाइफ का मीनिंग है कि ऐसी पत्नी जिससे आपका जो विवाह हुआ हो वो कैसा हुआ हो, लॉफुली हुआ हो। इट मींस कोई भी बार हिंदू मैरिज एक्ट की उस पर ना लग रही हो। तो यहां पर कोर्ट का कहना था कि ऐसे लोग जो एनी सॉर्ट ऑफ मैरिज, किसी भी प्रकार के किसी भी विवाह को उन्होंने किया है, चाहे वो शून्य हो, चाहे वो शून्य करणीय हो, चाहे वो वैलिड हो। कोर्ट का कहना था द लैंग्वेज यूज्ड इन दिस सेक्शन कैन बी इंटरप्रिटेड टू मीन नॉट जस्ट पीपल हु आर लीगली मैरिड। देखिए ध्यान बात है कि केवल ऐसे लोग जो विदिता विवाहित हैं, केवल उन्हीं पर दहेज मृत्यु की जो परिभाषा है ये लागू नहीं होगी, ऐसे लोगों पर भी लागू हो जाएगी, दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड सम सॉर्ट ऑफ मैरिज। तो आप जानते हैं कि वॉइड मैरिज में भी भले ही वो टेक्निकली वॉइड हो जाता है क्योंकि पहली वाइफ जिंदा है, लेकिन शादी तो होती है। वॉइड मैरिज है लेकिन मैरिज तो है। तो वॉइड मैरिज या वॉइडेबल मैरिजेस पर भी क्या होगा, 304B या 498A, ठीक है, इनके मामले आ सकते हैं। यानी कि अगर कहने का मतलब है कोई ऐसी स्त्री जिसके साथ आपका विवाह हिंदू मैरिज एक्ट की किसी टेक्निकलिटी की वजह से वॉइड या वॉइडेबल है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने उसकी दहेज मृत्यु की है तो आपके ऊपर 304B का मामला बन सकता है। कोर्ट का सीधे सीधे कहना यह था कि जो 304B है या 498A है, इनका जो ऑब्जेक्ट है ये है महिलाओं को संरक्षित करना, महिलाओं को सुरक्षित रखना, टू प्रोटेक्ट द वुमेन। तो उसके लिए हमें क्या होगा, इसमें लिबरल मीनिंग लेना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो क्या है एनी सॉर्ट ऑफ मैरिज इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो वॉइड मैरिज हो या वहां पर वॉइडेबल मैरिज हो, वो लोग भी इस सेक्शन के पर्पस से हस्बैंड और वाइफ की डेफिनेशन में आ जाएंगे। रीमा अग्रवाल का ये मामला था, ठीक है। ये डॉवेरी डेथ का हमारा था। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है जिस पर शॉर्ट नोट आपके एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है, और वो है आपका अबेटमेंट ऑफ सोसाइटी। इससे रिलेटेड दो प्रोविजंस हैं, एक है 305 और एक है 306। अबेटमेंट ऑफ सोसाइटी जो 306 है, इस पर हम लोग पहले बात करते हैं। ये 306 बेसिकली जब आप किसी ऐसे पर्सन को जो अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स है, जब आप उसको अबिट करते हो सुसाइड करने के लिए, तो आप ये 306 का अपराध करते हो। और जब आप किसी ऐसे पर्सन को जो माइनर है, जो आपका इंसेन है, जो आपका किसी तरीके के पागलपन के कारण अपनी मानसिक क्षमता के अंतर्गत नहीं है, जब आप उसको क्या करते हो, अबिट करते हो, तो वो मामला बनता है 305 का। According to section 306 of Indian Penal Code, if any person commits suicide, whoever awaits the commission of such suicide, यानी कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, सुसाइड करता है, तो जो आदमी क्या करता है, अबिट करता है किसको, कमीशन ऑफ सुसाइड को, shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। उसको 10 साल तक की सजा दी जाएगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की और उस आत्महत्या के पीछे का जो कारण है, वो कारण ये है कि आपने उसको उकसाया है, आपने उसको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो आत्महत्या करने की तरफ बढ़ गया। तो जो व्यक्ति आत्महत्या जिसने कर ली, अब उसको तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जिसने क्या करा है, उसको अबेट करा है, जिसने उसको दुष्प्रेरित किया है, उस आदमी को 10 साल की सजा दी जाए। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें मेन बात जो ये है, ठीक है, तो ये जो ऑफेंस है ये कैसा है, आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। कहने का मतलब ये है कि ऑफेंस कैसा है, ये संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है। इसमें जमानत आपको क्या है, न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, वो आपको जमानत दे या जमानत ना दे। और दूसरा ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें समझौता नहीं किया जा सकता, यह शमनीय अपराध है और ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है। यानी कि इसमें जो आपका प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आपका ये है कि ये कैसा ऑफेंस है, आपका ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है। एक केस हुआ था यहाँ पर रावल दीपक कुमार का, रावल दीपक कुमार शंकर चंद का केस, बड़ा लेटेस्ट केस है 2022 का। इसमें कहा गया था एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है अबेटमेंट के,
तो उन्होंने कहा पहला कि दुष्प्रेरित किया गया हो, और दूसरा ये है कि द इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आशय हो अभियुक्त का, वो आशय क्या हो, टू एड, इंस्टिगेट, अवेट द इंडिविजुअल टू कमिट सुसाइड। यानी कि जो अभियुक्त है, अभियुक्त का आशय क्या होना चाहिए कि कोई एड करना, किसमें, सुसाइड में, इंस्टिगेट करना, उसको उकसाना, या क्या करना, उसको इंडिविजुअल को, किसी को क्या करना, अबेट करना, दुष्प्रेरित करना, जिससे वो क्या करे, आपका सुसाइड की तरफ बढ़े। जो इंस्टिगेशन टर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इंस्टिगेशन का लिटरली मीनिंग क्या है, टू इनकरेज, प्रोवोक और इंसाइट अ पर्सन टू कमिट एन एक्ट विच इज अबस्टेंड बाय लॉ। यानी कि उकसाने का अर्थ जब हम देखें तो उकसाने का मतलब होता है जब कोई भी आप ऐसे काम करने के लिए किसी पर्सन को क्या करते हो, आप उसको इनकरेज करते हो, उत्साहित करते हो, आप प्रोवोक करते हो, आप उसको भड़काते हो, आप उसको इंसाइट करते हो, आप उसको उत्तेजना देते हो, आप ऐसे काम को करने के लिए, जो काम को करने के लिए क्या करा है, लॉ ने मना कर रखा है, जो अब्सटेंड बाय लॉ है, देन ठीक है, इंडियन पेनल कोड इसको क्या बताती है कि ये क्या है, इंस्टिगेशन है, ये इंस्टिगेट करना है। कुछ केसेस हैं इससे रिलेटेड जिनको देख लेंगे हम लोग। पहला केस है रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का, ये रमेश कुमार का केस है। रमेश कुमार का केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था इंस्टिगेशन कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। यानी कि इस कोर्ट का कहना था कि केवल ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एक बात कही हो और वो इंस्टिगेशन हो, ऐसा नहीं, सीरीज ऑफ एक्ट हो सकते हैं। आपने कई बार किसी आदमी से कोई बात कही कि तुम्हारा जीना बेकार है, फिर आपके पास मिलने आया, आपने कहा तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, और ऐसे करके आपने बहुत सारे एक्ट की एक सीरीज बना दी, तो वो सीरीज भी मिलकर के क्या कर सकती है, इंस्टिगेशन कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड that led to the establishment of such condition where the deceased had no other alternative than to commit suicide। आपने इतना मजबूर कर दिया कि अब अक्यूज के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, अब आपके सामने आने में भी उसको शर्म आ रही है, उसे लगा कि अब मृत्यु के अलावा और कोई हमारे पास तरीका नहीं है, और उस सीरीज ऑफ एक्ट के उस क्या करा, वो मजबूर हो गया इस बात के लिए कि उसने आत्महत्या कर ली। तो ये भी क्या है, इंस्टिगेशन का पार्ट माना जाएगा। दूसरा केस बी श्रीदेवी का केस है। बी श्रीदेवी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है। ये बड़ा रोचक सा मामला है। इसमें क्या था कि जो वर्क प्रेशर था, जो नौकरी के स्थान पर, जो काम की जगहों पर, ठीक है, सामान्य क्या होता है, आपका जो काम का दबाव रहता है, यहाँ पर काम के दबाव की वजह से क्या करा गया कि एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली, और जो वहां के जो उनके मालिक लोग थे, जो बॉस लोग थे, उनका क्या करा गया, अभियोजन इसके लिए किया गया कि क्या ये मामला, ठीक है, आपका आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का है या नहीं। यानी कि अत्यधिक आपने काम दे दिया और उस काम ने उसको मजबूर कर दिया कि वो आत्महत्या के लिए क्या करे, बढ़ जाए। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी चीजों को, जो वर्क प्रेशर है, इसको अगर आप मानेंगे तो फिर तो क्या होगा कि समाज नहीं चल पाएगा, और यहां पर कोर्ट ने इसको इंस्टिगेशन नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि अगर वर्क प्रेशर की वजह से कोई सुसाइड कर लेता है तो इसके लिए हम जो वहां के मालिक हैं काम के, जो उसके ओनर हैं कहीं के, उन लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने क्या करा है, इसको मजबूर कर दिया है इस बात के लिए कि वो सुसाइड कर ले, और यहाँ पर 306 लागू नहीं होती है। ये बी श्रीदेवी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था। एक रमेश बाबूभाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है, ठीक है। यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि वर्ड स्पोकन इन एंगर नॉट विद द इंटेंशन ऑफ इंस्टिगेशन कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। कोर्ट ने कहा कि गुस्से में जो शब्द कहे जाते हैं, भावनाओं में, कभी कभी गुस्से में जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं, जिसमें किसी के ये आशय नहीं है कि सामने वाला आत्महत्या कर ले, तो ऐसे शब्दों से अगर किसी ने आत्महत्या कर भी ली है तो भी हम नहीं मानेंगे कि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। यानी कि क्रोध में कही हुई बातों से, कभी कभी क्रोध में आदमी कह देता है कि जाओ, अच्छा, गो एंड डाई, जाओ और मर जाओ, तो ऐसी कंडीशन में अगर जाकर के किसी ने आत्महत्या कर भी ली है तो हम ये नहीं मान सकते कि वो क्या है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, क्योंकि गुस्से में जनरली आदमी ऐसे शब्द कह सकता है। इस केस की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी क्या करा गया, चैलेंज किया गया। इसमें एक केस बड़ा लीडिंग केस है नरेश मोरतराव का, और दूसरा केस इसमें श्रीमती ज्ञान कौर का है। ज्ञान कौर का केस आपने आर्टिकल 21 पर भी सुना होगा कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई शामिल होता है या शामिल नहीं होता है। तो नरेश मोरतराव के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था कि 306 और 309 में क्या है, आत्महत्या का प्रयत्न, ये दोनों क्या है, एकदम कंप्लीटली अलग अलग तरीके के अपराध हैं।
और दोनों अपराध अलग अलग हैं, इसलिए 306 जो है ये अलग किस्म का अपराध है। ये उस व्यक्ति को दंडित कर रही है जिस व्यक्ति ने क्या करा है, आत्महत्या के दुष्प्रेरण किया है, किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। इसीलिए ये 14 और 21 का वायलेशन नहीं है। ये पूरी तरीके से जो प्रोविजन है 306 कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, और दोबारा फिर से क्या हुआ, इसकी जो वैलिडिटी थी ये श्रीमती ज्ञान कौर के मामले में चेक करी गई और फिर से कोर्ट ने क्या करा, जो अपना पुराना मामला था उसी मामले पर भरोसा रखते हुए और 306 को फिर से कोर्ट ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ठीक है, इसके बाद ये 305, 306 के बाद ये 305 है और 305 और 306 लगभग एक सी धाराएं हैं, बस अंतर यह है, इतना है कि यहां पर जो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति है, जो विक्टिम है, वो अलग अलग है। 306 में जो पर्सन था वो क्या था, 18 साल का या इससे ज्यादा का व्यक्ति था। और 305 में जो लोग हैं वो लोग कौन कौन से हैं, वो लोग या तो वो लोग हैं जो माइनर हैं यानी कि 18 साल से कम के हैं, या वो लोग हैं जो कैसे हैं, इनसेन हैं, विकृत चित्त हैं या पागल। ठीक है, तो दो तरीके की लोगों की बात 305 में की गई है, चिल्ड्रन और इनसेन पर्सन। कोर्ट कह रहा है द सेक्शन कंसीडर्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 एज अ चाइल्ड, यानी कि 305 में 18 साल से कम के सभी लोगों को क्या माना गया है, चाइल्ड माना गया है, बच्चा माना गया है। और जब 18 साल से कम के किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करते हो और वो जाकर के आत्महत्या कर लेता है तो इसको क्या माना जाता है, ठीक है, 305 का अपराध माना जाता है। ठीक है, कितने का अपराध माना जाता है, 305 का। और 305 गंभीर अपराध है क्योंकि इसमें सजा ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जिस व्यक्ति को आप दुष्प्रेरित कर रहे हो वो व्यक्ति अभी इस मानसिक स्थिति में नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके। वो बालक है, वो बच्चा है, या वो पागल है, वो विकृत चित्त व्यक्ति है। और दूसरा इसमें जो इस लोगों की बात हो रही है वो है इनसेन पर्सन, वो है विकृत चित्त लोग, वो है पागल लोग। कह रहे हैं कि 305 किसके साथ डील कर रहा है, आपका ऐसे लोग जो क्या है, आपका मेंटली फिट नहीं है, मेंटली वो इनकेपेबल है। और ऐसे लोगों को जब आप क्या करते हो, सुसाइड करने के लिए आप अबिट करते हो तो आपको जो सजा दी जाएगी वो किस में दी जाएगी, सेक्शन 305 में दी जाएगी। तो 305, 306, ठीक है, ये दोनों किससे थे, अबिटमेंट से रिलेटेड थे, अबिटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड। इसके बाद जो हम थर्ड टॉपिक बात करेंगे, इस पर भी आपके शॉर्ट नोट ही पूछा जाएगा और ये हमने आपको बताया कहां से कहां तक दिया गया है, 312 से लगा करके और 318 तक। ठीक है, सेक्शन 312 से और सेक्शन आपका 318 तक जो आपका बात की गई है वो किसकी बात की गई है, आपका कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज, गर्भपात कारित करना। देखिए, जो गर्भपात कारित करना है इसको क्या करा गया है, भारतीय दंड संहिता में अपराध बनाया गया, यानी कि किसी भी गर्भवती स्त्री का, ठीक है, अगर कोई पर्सन क्या करता है कि उसका अबॉर्शन कराता है और अबॉर्शन में अगर वो लेडी खुद भी अपना अबॉर्शन कराती है तो भी वो क्या होगी, 312 की डेफिनेशन में, सेक्शन 23112 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अक्यूज हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 312 इसमें क्या है, दो टाइप के जो मिसकैरेज है उनकी बात की गई है। आर टू टाइप्स ऑफ सिचुएशन आर लाइकली टू अराइज व्हेनेवर मिसकैरेज हैव बीन कॉज्ड टू अ प्रेग्नेंट वुमन। फर्स्ट क्या है, व्हेन द वुमन कंसेंटेड टू कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज, यानी कि पहली कंडीशन ये है कि जहां पर जो महिला है वो महिला अपनी सहमति से गर्भपात कराना चाहती। और दूसरी कंडीशन है व्हेन वेयर द वुमन डिड नॉट कंसेंट टू द सेम, द फर्स्ट सिचुएशन वुड बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 312 एंड द आईपीसी एंड द लेटर इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 313। यानी कि जब स्त्री अपनी सहमति से गर्भपात कराती है तो वो 312 से कवर होता है, और जब स्त्री अपनी सहमति के बिना, यानी कि आप स्त्री की सहमति लिए बिना कोई अदर पर्सन उसका, ठीक है, गर्भपात कराता है, उसका मिसकैरेज कॉज कराता है, तो वो किसमें जाएगा, सेक्शन 313। दोनों अपराधों में अंतर नहीं है, लेकिन दोनों अपराधों में जो सजा है उसमें अंतर है। अब इस पे हम पनिशमेंट की अगर बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि इफ द मिसकैरेज वाज कॉज्ड विद द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, तब क्या होगा, तो इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स। यहां पर जो सजा है ये कितनी होगी, 3 साल। और अगर आपने जिस स्त्री का, जिस वुमेन का आप अबॉर्शन करा रहे हैं, आपने उसकी कंसेंट नहीं ली,
यानी कि कंसेंट ना लेने पर दोनों बातें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपने धोखे से करा दिया, ये भी हो सकता है कि आपने जबरदस्ती करा दिया। दोनों ही कंडीशन में जो सजा होगी वो सजा कितनी है? 7 साल। कितनी है? 7 ईयर्स। और ये सजा, ठीक है, कितनी चली जाएगी? आपका 7 साल तक बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहां पर आपका ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उसकी सहमति से कराई गई तो सजा कितनी है? 3 साल। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर स्त्री खुद इस अपराध की दोषी हो सकती है। यानी कि अगर कोई स्त्री जो प्रेग्नेंट है, वुमेन प्रेग्नेंट है, और वो जाकर के खुद अपना एबॉर्शन करा देती है, तो उसको भी 312 में सजा मिल सकती है। और वो सजा कितनी मिलेगी? आपका 3 साल। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें सजा दी किसको जा सकती है। तो इसमें सजा दोनों को दी जा सकती है, जो पर्सन, ठीक है, मिसकैरेज आपका करवाता है, ठीक है, या करता है, और दूसरा जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको भी सजा मिल सकती है अगर उसकी कंसेंट से क्या करा गया है? गर्भपात कराया गया है। ठीक है, और इसकी एक और एग्रावेटेड फॉर्म है, अगर जो स्त्री है वो क्या है? आपका वुमेन बीइंग क्विक विद चाइल्ड, यानी कि प्रेगनेंसी में एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर जो फीटस है, फीटस में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर उस फीटस में मूवमेंट स्टार्ट हो गई है तो सजा आपकी और बढ़ जाएगी, और वो सजा आपकी आजीवन कारावास तक हो सकती है, जो कम से कम 10 साल तक तो रहेगी। यानी कि जब फीटस में मूवमेंट आ गई है, जो गर्भ है, जो भ्रूण है, जब उसमें मूवमेंट आ गई है, अगर उसके बाद उसका एबॉर्शन कराया जाता है, उसके बाद उसका मिसकैरेज कॉज कराया जाता है, तो जो सजा होगी वो कितनी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर 10 साल तक की सजा वो हो सकती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने कितने टॉपिक कवर किए हैं? आपके 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं, और वो 3 टॉपिक हमारे हैं। पहला, डॉवेरी डेथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे कोई शॉर्ट नोट या आपसे कोई क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। दूसरा है आपका अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, सेक्शन 305 और 306, ये दोनों आपको इसमें पढ़ने हैं, और इनसे क्या हो सकता है? आपको इनसे इसमें क्वेश्चन उठ सकता है कि आखिर दुष्प्रेरण के जो है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण वो क्या है। तीसरा, कॉजिंग अ मिसकैरिएज ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरली ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप सोसाइटी में इससे रिलेटेड, ठीक है, मामले देखते रहते हैं, और यही सेक्शन 312 से लगा करके और 318 तक आपका दिया हुआ है। डॉवेरी डेथ, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, और कॉजिंग मिसकैरिएज ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज हमारी जो ये लेक्चर सीरीज है लॉ ऑफ क्राइम्स की, इसमें आज हम अपने तीसरे लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो टॉपिक है हमारे हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, wrongful restraint, wrongful confinement, criminal force and assault। ये जो टॉपिक हैं, इन पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमने आपके सामने एक इनका जो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी वो हमने आपके सामने एक मॉडल आप तैयार किया है कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आप पे हर्ट से पूछा जाता है, टॉपिक से, वो पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म हर्ट? What kinds of hurts are designated as grievous hurt? It means हिंदी में अगर हम इसको बोलें, उपहति क्या है, और उपहति की कौन कौन सी किस्में घोर उपहति कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन जिस पर हम आज बात करेंगे वो क्वेश्चन है हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि सदोष अवरोध क्या है और सदोष परिरोध क्या है। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जनरली शॉर्ट नोट में हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, यानी कि जो आपराधिक बल है और हमला है, ये दोनों क्या हैं, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, और इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो आईपीसी में आपके कहां पर दिए गए। आज हम लोग इन टॉपिक पर बात करते हैं, और हम देखेंगे कि इन पर किस तरीके से हम अपना आंसर तैयार कर सकते हैं, या इन टॉपिक को हम लोग किस तरीके से समझेंगे, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, हर्ट से रिलेटेड जो है कि आखिर हर्ट क्या है। इसको हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। तो पहला क्वेश्चन इस पर अगर हम करें, या आप इसको समझ लीजिए, आप एक हेडिंग मान सकते हैं, एक हेड जो हमें आंसर में लिखना है वो आप मान सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हर्ट, यानी कि जो उपहति शब्द है, इस उपहति से आप क्या समझते हैं। तो उपहति जो है ये आईपीसी का सेक्शन है, सेक्शन 319,
इस 319 में हर्ट को डिफाइन किया गया है और इसमें कहा गया है कि whoever causes bodily pain, disease और infirmity to any person is said to cause hurt। कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कोई बॉडीली पेन मींस कोई शारीरिक पीड़ा, कोई डिजीज, कोई बीमारी या कोई इनफर्मिटी मींस अंग शैथिल्य कारित करता है तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने उसको क्या करा है, उपहति कारित की है। इसमें आप देखें तो तीन चीजें, सिंपल हर्ट जो हमारा है उपहति है, इसमें तीन चीजों की मौजूदगी जरूरी है। वो पहली चीज है बॉडीली पेन यानी कि शारीरिक पीड़ा, दूसरी चीज है इन्फर्मिटी, कोई अंग शैथिल्य हुआ हो, कोई शरीर का अंग, अंग शैथिल्य का मतलब कोई शरीर का अंग काम करना उस तरीके से ना काम कर रहा हो जिस तरीके से काम करता है, ठीक है, कोई डिजीज, कोई बीमारी हो गई हो, ठीक है, किसी के एक्ट के रिजल्ट जो हो उसमें किसी को क्या हुआ हो, कोई बीमारी हुई हो, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस किसी एक्ट का हो, वो बीमारी हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि क्या करा गया है, किसी पर्सन को हर्ट कॉज की गई। एक एक करके हम इसको समझते हैं कि आखिर बॉडीली पेन क्या है। तो बॉडीली पेन का मतलब है किसी के भी शरीर में कोई सामान्य पीड़ा, कैसी भी आपने किसी को कोई दर्द दिया है जो उसमें क्या करा है, उसकी बॉडी में उससे पेन हुआ है, वो कोई भी तरीका हो सकता है। आपने किसी के हाथ मार दिया, आपने किसी को नोच दिया, आपने किसी को घूंसा मार दिया, कोई भी तरीका जिससे क्या हुआ हो, आदमी के शरीर में पीड़ा उत्पन्न हुई हो, उसकी बॉडी में दर्द हुआ हो, तो उसको हम कहेंगे क्या है कि ये बॉडीली पेन आपने कॉज किया है। और एक केस हुआ था इसमें महत्वपूर्ण था, जशनमल का केस था। उसमें कहा गया कि हर्ट कॉज करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो, यानी कि आप बिना फिजिकल कांटेक्ट किए भी किसी पदार्थ से किसी तरीके से किसी को क्या कर सकते हैं, हर्ट कॉज कर सकते हैं, उसको उपहति कारित कर सकते हैं। बस ध्यान आपको यह रखना है कि डायरेक्ट रिजल्ट थ्योरी पर आपको ध्यान देना है कि जो एक्ट किया गया है उसी एक्ट का जो रिजल्ट होना चाहिए वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, बॉडीली पेन होना चाहिए। अगर जो एक्ट किया गया है उस एक्ट का रिजल्ट बॉडीली पेन नहीं है तो फिर वहां पर हम हर्ट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, बॉडीली पेन जो यहाँ पर 319 में जिसका जिक्र किया गया है उसका सीधे सीधे जो उस पीड़ा का मतलब है वो है आपका क्या, फिजिकल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी को आप मानसिक पीड़ा देते हो, आप किसी को कोई ऐसी बात कहते हो, कोई ऐसा कृत्य करते हो जिससे किसी को मानसिक रूप से कोई दर्द हो, तो वो आपका यहाँ पर बॉडीली पेन में नहीं आएगा, वो उपहति में नहीं आता है। इसके बाद डिजीज की हम बात करते हैं कि आखिर बीमारी क्या चीज है। तो बीमारी का अर्थ होता है, आप जानते हैं कि बीमारी का मतलब शरीर के जो आपका बैलेंस है, जो बॉडी का बैलेंस है, उसमें किसी भी तरीके की कोई चेंजेस हो जाना, जिससे आपको जो सामान्य बीमारियां आप जानते हैं या जो ऐसी बीमारियां जो संक्रामक हैं, अगर वो बीमारी, ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, वो आप अगर किसी को कॉज करते हो तो ऐसी कंडीशन में भी ये कहा जाता है कि आपने क्या करा है, कि आपने किसी को हर्ट कॉज किया है, ठीक है। आपकी वजह से किसी को कोई बीमारी फैलती है या आपने कोई एक्ट ऐसा करा जिसके परिणाम स्वरूप किसी को कोई डिजीज हो गई, ठीक है, तो वहां पर हम ये मानेंगे कि क्या हुआ है कि आपने व्यक्ति को हर्ट कॉज की है। लेकिन ये केस हुआ था राका वर्सेस एम्परर का केस, और बड़ा ये केस जो है ये अपने आप में एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि इसके फैक्ट क्या थे कि एक पर्सन ने एक प्रोस्टिट्यूट के साथ कुछ फिजिकल रिलेशन बनाए। उस प्रोस्टिट्यूट को पहले से किसी तरीके की कोई कम्युनिकेबल डिजीज रही होगी, वो डिजीज उस प्रोस्टिट्यूट से मिस्टर जिन्होंने उसके साथ में रिलेशन बनाए थे उनको हो गई। अब उनका कहना था कि साहब क्या करा है इन्होंने, ठीक है, हर्ट कॉज किया है, क्योंकि डिजीज कॉज की है और डायरेक्ट डिजीज कॉज की है, इसलिए क्या हुआ है कि यहाँ पर हर्ट के प्रोविजंस आने चाहिए। कोर्ट का कहना था कि नहीं, जो कम्युनिकेबल डिजीज थी उसके जो एक्ट हुआ उस एक्ट से और डिजीज के फैलने के बीच में क्या है, जो रिमोटनेस है ये बहुत ज्यादा है, जो दूरी है ये बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो डायरेक्ट थ्योरी है, जो एक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हर्ट होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं लागू हो रहा है, इसलिए हम इसको 269 का मामला मानेंगे, इसको हम 319 का मामला नहीं मानेंगे। ये राका वर्सेस एम्परर का केस है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है आखिर इनफर्मिटी क्या है, आखिर जो शारीरिक असमर्थता है, जो अंग शैथिल्य है वो क्या है। तो इनफर्मिटी का मीन्स होता है, इनफर्मिटी का मीन्स होता है इनएबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। कहने का मतलब जब आप किसी के शरीर में कोई ऐसी इनएबिलिटी,
ठीक है, कोई ऐसी असमर्थता उत्पन्न कर देते हो जिससे वो अपने जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो नॉर्मल फंक्शंस को वो ना कर पाए। जैसे आपने किसी के हाथ में कोई ऐसी चोट दे दी, अब जैसे हाथ से आदमी नॉर्मल फंक्शन में क्या है लिखता है कुछ भी, और आपने ऐसी चोट दी जिसकी वजह से वो अब नहीं लिख पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि आपने क्या करा है, उसको इनफर्मिटी दी है, और इसको भी हम बोलेंगे क्या है कि ये हर्ट की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, तो 3 चीजें हैं हर्ट में, ध्यान रखेंगे हम लोग कौन कौन सा। एक आपका हो गया बॉडली पेन, दूसरा है डिजीज, और तीसरा है इनफर्मिटी। ठीक है, इसके बाद झमात्मल ब्रह्मानंद स्वरूपानंद का केस है। इसी केस में एक और बात है कि इट डिनोट्स एन अनसाउंड और अनहेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड। ठीक है, तो शारीरिक या मानसिक, ठीक है, इनकी कोई ऐसी असमर्थता जिससे जो व्यक्ति है ये कैसा हो गया हो, अनसाउंड हो गया हो या अनहेल्दी हो गया हो, तो कोर्ट ने कहा कि चाहे वो टेम्पररी हो, ठीक है, कोर्ट ने कहा कि इसको हम क्या करेंगे, हर्ट मानेंगे। ठीक है, ये ब्रह्मानंद स्वरूपानंद का केस है। जश्नमल वाले केस में कोर्ट ने ये एक और बात कही थी। अब देखिए, जैसे हम लोग जब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि कल्पेबल होमिसाइड होगा वही मर्डर में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही ग्रीवियस हर्ट जो है यही क्या है, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट में भी हर्ट छुपा हुआ है, और ग्रीवियस हर्ट तभी होगा जब हर्ट होगा, अगर हर्ट नहीं होगा तो ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा। हर्ट में बॉडीली पेन होता है, 3 चीजें हर्ट में हम लोगों ने पढ़ी, एक बॉडीली पेन होगा, दूसरा क्या होगा, कोई डिजीज होगी, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होगा कि उसमें आपका बॉडीली पेन होगा, आपका डिजीज होगी या कोई इनफर्मिटी होगी। इन 3 चीजों के अलावा, ठीक है, ये 3 चीजें किसमें होंगी, हर्ट में होंगी। लेकिन ग्रीवियस हर्ट कह रहा है कि जब जब हर्ट होगा और अगर वो हर्ट इन 8 तरीकों में से किसी तरीके का है, ये जो 8 तरीके आपके सेक्शन 320 में बताए गए हैं, अगर इन 320 में बताए गए तरीकों में से किसी एक तरीके का हर्ट है तो वो हर्ट किसमें आ जाएगा आपका, वो हर्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्रीवियस हर्ट में। ठीक है, तो यहां पर हम जो देख रहे थे, यहां पर क्या हो रहा था, आपका 3 चीजें थी, बॉडीली पेन था, इनफर्मिटी थी और डिजीज थी। और जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहां पर भी जब हम बात करें तो यहां पर क्या होगा आपका कि जो यहां पर बॉडीली पेन भी होगा, यहां पर डिजीज की भी बात होगी और यहां पर इनफर्मिटी की भी बात होगी। लेकिन बॉडीली पेन, इनफर्मिटी और डिजीज अगर इन 8 नेचर की है, इस ये जो 8 तरीके बताए गए इस 8 प्रकृति की है, तो वो जो सिंपल हर्ट नहीं रहेगा, वो हर्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्रीवियस हर्ट में। और ये कौन कहता है, आपका सेक्शन 320। सेक्शन 320 कहता है कि जो ये 8 तरीके हैं इनको डेजिग्नेट करा गया है कैसे, ग्रीवियस हर्ट की तरह पे। ये कौन कौन से तरीके हैं, तो पहला है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन की हिंदी होती है पुरुषत्व हरण। इट मींस आपने किसी को कोई ऐसी चोट दी है जिससे जो पर्सन है वो जो अपना उसका जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, ठीक है, जो उसका बच्चे को जन्म देने की जो क्षमता है, अगर उस पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है, तो इमेस्कुलेशन यानी कि पुरुषत्व हरण की स्थिति में ये माना जाएगा। अगर हर्ट ऐसा हुआ है जिससे व्यक्ति को पुरुषत्व हरण या इमेस्कुलेशन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाएगा ये कैसा है, ये ग्रीवियस हर्ट। दूसरा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आईज। इट मींस क्या हुआ है कि आपने परमानेंटली, देखिए यहां पर वर्ड ये महत्वपूर्ण है, क्या, परमानेंट। किसी ने आपको बॉडीली पेन दिया, डिजीज दी, इनफर्मिटी दी, लेकिन वो कैसी है, अगर टेम्पररी नेचर की है, यानी कि आपकी आंख पर कोई चोट दी और ऐसी चोट दी जिससे कुछ समय के लिए आंख पर चोट लगी या कुछ समय के लिए आपको दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन बाद में आपको दिखाई देना शुरू हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या है, सिंपल हर्ट है। लेकिन अगर परमानेंट आपकी आई साइट चली गई किसी भी आंख की, तो वो क्या है, ग्रीवियस हर्ट है। ऐसे ही अगर कान से आपने किसी भी कान से सुनाई देना बंद हो गया और कैसा, परमानेंटली सुनाई देना बंद हो गया, तो वो क्या है, आपका ग्रीवियस हर्ट है। तीसरा, आपके क्या हुआ हो, किसी अंग या कोई जोड़ क्या हुआ हो, अलग हो गया हो, तो भी क्या होगा कि वो ग्रीवियस हर्ट है। उसके बाद लिखा है कि डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, यानी कि शरीर के जो अंग हैं या शरीर के जो जोड़ हैं, इनकी शक्ति अगर चली गई है और कैसी, परमानेंटली चली गई है या डिस्ट्रक्ट हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, जो हर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ग्रीवियस हर्ट में। उसके बाद है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस। इट मींस क्या है कि शरीर या उसका चेहरे या सिर का क्या हुआ है, स्थायी विद्रूपीकरण हो गया है, यानी कि जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं है, कुछ आपके चेहरे में चेंजेस हो गए हैं, किसी का कोई चेहरे का कोई हिस्सा तिरछा हो गया है, ठीक है, किसी का नाक कुछ टेढ़ी हो गई, किसी का चेहरा टेढ़ा हो गया। ऐसी कंडीशन में किसी के सर में कोई आपने ऐसी चोट मारी जिससे सर
फूट गया, ठीक है, और वो कैसा है, नेचर में अगर परमानेंट है, डिसफिगरेशन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हर्ट की किस्म है ये भी कही जाएगी ये कैसी है आपकी, ये ग्रीवियस हर्ट है। फिर है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, यानी कि जो आपका दांत है या कोई हड्डी है, अगर इसमें फ्रैक्चर होता है यानी कि ये टूट जाती है, जिसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं हड्डी टूट गई, हड्डी का टूटना, या डिसफिगरेशन हो गया है, या सॉरी डिसलोकेशन हो गया है, उसका डिसलोकेशन माने एक जगह से दूसरी जगह पर हो गई है, तिरछी हो गई है, हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ गई है, जहां पर हड्डी होनी चाहिए वहां पर नहीं है, कुछ दूसरी जगह पर हो गई, यानी कि डिसलोकेट हो गई है, देन इस कंडीशन में भी क्या होगा कि ये कहा जाएगा कि क्या हुआ है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है। ठीक है, तो 7 चीजें हो गई। और 8वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी ऐसी उपस्थिति, कोई भी एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits। कहने का मतलब यह है, अगर आपने किसी को कोई ऐसी उपहति दी, कोई ऐसा सिंपल हर्ट दिया जिससे आदमी का जीवन खतरे में पड़ता है, या आदमी 20 दिनों तक, ठीक है, जिसको आपने चोट दी है, जो विक्टिम है वो 20 दिन तक, ठीक है, तीव्र पीड़ा में रहता है, बहुत दर्द में रहता है, या फिर 20 दिन तक वो उसके जो जनरल, ठीक है, डेली रूटीन के काम है उनको नहीं कर पा रहा है, आदमी खुद से नहा नहीं पा रहा है, आदमी खुद से ब्रश नहीं कर पा रहा है, जो जनरल रूटीन के काम होते हैं 20 दिन तक अगर उनको नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर 20 डेज वर्ड लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में माना जाएगा कि क्या करा गया है, आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है। ठीक है, और ग्रीवियस हर्ट और जो आपका डिफाइन है वो किसमें है, सेक्शन 320 में डिफाइन है, और वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट आपका सेक्शन 321 में डिफाइन है, और वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट किसमें डिफाइन है, 321 में, सॉरी, और वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किसमें डिफाइन है, आपका 322 में। और जो पनिशमेंट है आपका, वो पनिशमेंट आपका हर्ट के लिए अगर दिया गया है तो हर्ट के लिए पनिशमेंट है 323 में, और आपका ग्रीवियस हर्ट के लिए जो पनिशमेंट है वो है 325 में। ठीक है, यहां पर जो पनिशमेंट है सिंपल हर्ट में वो कितना है, 1 ईयर, और 325 में जो पनिशमेंट है वो कितना है, 7 ईयर। और इसके बाद, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग कंडीशंस बताई गई हैं, जहां पर है जैसे आपने कोई वेपन का यूज करके, वो वेपन आपका शूटिंग का हो सकता है, वेपन आपका स्टेबिंग का हो सकता है, वेपन आपका कटिंग का हो सकता है, अगर उसको यूज करके हर्ट कॉज किया है तो वो 324 में आ जाएगा। और यही आपने वेपन आपने यूज किया है स्टेबिंग का, कटिंग का, शूटिंग का, या कोई आपने हीटेड सब्सटेंस यूज किया है, फायर का यूज किया है, और फिर आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, तो वो चला जाएगा सेक्शन 326 में। ठीक है, और 326A और 326B ये एसिड अटैक से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। तो एक क्वेश्चन आपका जो हर्ट का पूछा जाता है, आपका ग्रीवियस हर्ट का पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि हर्ट क्या है। इस क्वेश्चन को जब आप तैयार करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि आखिर हर्ट क्या है, हर्ट के बाद के लिखेंगे कि आप ग्रीवियस हर्ट क्या है, यानी कि कौन कौन से टाइप्स हर्ट के क्या होते हैं, ग्रीवियस हर्ट होते हैं ये 8 तरीके, और फिर उसके बाद जो पनिशमेंट दी गई है उस पनिशमेंट को लिखेंगे। ठीक है बात यहाँ पर। इसके बाद हम अपने जो हमारा अगला टॉपिक जो हमें लेना है वो हमारा टॉपिक क्या है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। देखिए, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन पूरा जनरली नहीं पूछा जाता है, इस पर जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो क्वेश्चन जनरली शॉर्ट नोट का बनता है, और जो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बनता है उसको हम लोगों को क्या करना होगा, उसी तरीके से उसमें आंसर लिखना होगा। ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट ये किसमें है, सेक्शन 339 में, और उसी के साथ में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ये है सेक्शन 340 में। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को आप सिंपली समझ लीजिए कि जब आप क्या करते हो, किसी भी व्यक्ति को, सपोज दैट ये पर्सन ए है और ये पर्टिकुलरली मान लीजिए किसी प्लेस पर जाना चाह रहा है, और आपको इस प्लेस पर जाने के लिए रास्ता एक ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। मान लीजिए इस ए से मिस्टर ए, ठीक है, इस पी पॉइंट पर जाना चाहते हैं, और इस पी पॉइंट पर जाने के 3 रास्ते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पहला रास्ता है, ठीक है, ये दूसरा रास्ता है, और ये तीसरा रास्ता है। मिस्टर ए के घर से सबसे पास पी पॉइंट पर जाने के लिए जो रास्ता है वो कौन सा है, वो मान लीजिए ये नंबर 2 है। अब आपने क्या करा, आपने मिस्टर ए जैसे ही घर से निकले, आपने क्या करा, ये जो 2 नंबर का रास्ता था यहां पर आपने क्या करा, कोई हर्डल क्रिएट कर दी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी। अब मिस्टर ए को क्या हुआ कि घूम करके, ठीक है, इस रास्ते से जाना पड़ा। तो सदोष रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है सदोष अवरोध। इसका मतलब क्या है, आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से जब किसी पर्सन को रोका है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। लेकिन जब आपने क्या करा कि किसी, मान लीजिए मिस्टर ए थे, और मिस्टर ए को आपने क्या करा कि एक
कमरे में बंद कर दिया और कमरे के बाहर आपने क्या करा, यहाँ पर लॉक लगा दिया और लॉक लगा करके आपने मिस्टर ए को इस जो कमरा है, इस कमरे की जो परिधि है, इस कमरे की जो सर्कमफेरेंस है, इससे बाहर जाने से ही रोक दिया। इस कमरे की परिधि से बाहर जाने से ही रोक दिया, यानी कि मिस्टर ए ना इधर जा सकते हैं, 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 ना इधर जा सकते हैं। इट मींस आपने उनको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के नहीं रोका। यहाँ पर ए के पास ऑप्शन है कि चलिए 2 का रास्ता में इसने क्या करा है, कोई हर्डल लगाया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगाया है, वो 1 नंबर रास्ता से चला जाए या 3 नंबर रास्ते से चला जाए। लेकिन यहाँ पर आपने ए को एक कमरे में बंद किया और कमरे में बंद करने के बाद उनको चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में समझिएगा कि एक दिशा में जाने से रोका जाता है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आपको चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया जाता है। ये आपके सेक्शन 339 के जो एसेंशियल्स हैं वो हैं कि दैट देयर वाज एन ऑब्स्ट्रक्शन, कोई हर्डल होना चाहिए, दैट द ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंटेड द कंप्लेनेंट फॉर प्रोसीडिंग एनी डायरेक्शन। तो एनी डायरेक्शन नहीं है, ये है दैट द ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंटेड द कंप्लेनेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट द पर्सन कंप्लेनेंट इज सो प्रोसीडिंग मस्ट हैव अ राइट टू प्रोसीड इन द डायरेक्शन कंसर्न। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर जाने का आपको राइट ही नहीं, यहां पर किसी का घर बना हुआ है, किसी का प्लॉट पड़ा हुआ है और वो प्लॉट क्या है, खाली पड़ा हुआ है। अब आप क्या करते हो, आपको लगता है कि इस प्लॉट को हम पार कर लेंगे तो हम यहाँ पर आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम क्या करेंगे कि इस प्लॉट को पार नहीं करना चाहते हैं, यानी कि हम इधर से जाएंगे तो हमें लंबा पड़ेगा। अब जिसका ये प्लॉट है उसने आपको यहाँ पर जाने से रोक दिया, तो जिसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो आपको जाने से रोक सकता है। तो यहाँ पर अगर क्या है कि आपको किसी भी दिशा में जाने से रोका गया है, और किसी भी दिशा में जाने से जब रोका गया है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोका जाए और उसमें जाने का अगर क्या है आपको राइट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन नहीं होता। ठीक है, आपको राइट होना चाहिए, यानी कि जिस रास्ते पर जाने का आपको अधिकार हो उसी रास्ते पर जाने से आपको रोका जाए, तो फिर क्या होगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। ठीक है, सेक्शन 341 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इंपोजेस पनिशमेंट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। तो इसमें जो है आपका धारा 341 में इसके लिए सजा दी गई है, और जो सजा है वो कितनी है आपकी, 1 महीने या फाइन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आपसे जनरली क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में अंतर क्या है, या दोनों में क्या अंतर है। तो आप अगर दोनों को समझते हैं तो दोनों में अंतर करना आपके लिए कोई कठिन नहीं होगा। ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में बस ये है कि आपको एक दिशा में जाने से रोका जाता है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, और उसमें जाने से आपको रोक दिया, इट मींस बाकी रास्ते आपसे खुले हुए थे। और दूसरी चीज, उसमें जाने का आपको अधिकार होना चाहिए। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या है, आपको चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया जाए, यानी कि आप जो जिस जगह पर हैं उसमें एक निश्चित सीमा से बाहर आप नहीं जा सकते। हमने आपको एक कमरे में बंद कर दिया, या हमने आपको एक बाउंड्री में अंदर कर दिया, और हमने कहा अगर आप देखिए घर से बाहर निकले तो हम आपको क्या करेंगे, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन करा कि बाहर मत निकलना, हमने गेट बंद कर दिया, ताला डाल दिया, या हमने आपको कोई थ्रेट दिया, हमने कहा आपको गोली मार देंगे अगर आप बाहर निकले, और बाहर 2 राइफल लेकर के लोग बैठा दिए, तो ऐसी कंडीशन में भी ये क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में एक दिशा में जाने से रोका जाएगा, कन्फाइनमेंट में चारों दिशाओं में जाने से रोका जाएगा। तरीका वही है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भौतिक बाधा हमने कारित की हो और उस भौतिक बाधा से आपको जाने से हमने रोक दिया हो। वो कोई भी हो सकती है, वो ये भी हो सकता है कि हमने कोई मानसिक बाधा दी हो, हमने कहा अगर आप बाहर निकले तो हम आपको गोली मार देंगे या हम आपको मारेंगे, या ये हमने कहा कि ताला ही डाल दिया, अब आप निकलने में सक्षम ही नहीं है। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो सकता है। बस अंतर यह है कि रिस्ट्रेन तब होगा जब एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में जाने से रोकेंगे, बाकी डायरेक्शंस खुले होंगे, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में ये होगा कि आपको एक निश्चित सीमा बना दी, एक आपकी बाउंड्री है, ठीक है, उस बाउंड्री से बाहर आप नहीं जा सकते, तो वो क्या होगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और ये किसमें डिफाइन है, सेक्शन 340 में। ठीक है, ये द अक्यूज्ड शुड हैव रॉन्गफुली रिस्ट्रेन। ठीक है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें वही रहेंगे जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के हैं, बस कुछ खास बातें ये हैं कि उसमें क्या है कि such wrongful restraint was to prevent the complainant from proceeding beyond certain circumscribing limits। ठीक है, तो एक circumscribing limits जो है, एक निश्चित पेरिफेरी जो है, एक निश्चित सीमा जो है, एक निश्चित परिधि जो है, उससे बाहर जाने से अगर हमने रोक दिया है किसी को भी, तो वो क्या हो जाएगा, मामला रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का मामला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में, सदोष परिरोध में वो बदल जाएगा। और इसके लिए जो सजा है वो किसमें दी गई है, धारा 342। ठीक है, इसके बाद
हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो तीसरा टॉपिक है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। ठीक है, क्रिमिनल फोर्स की हिंदी होती है आपराधिक बल और असॉल्ट की हिंदी होती है हमला। अब देखिए, आपराधिक बल और हमला ये दोनों क्या है, एक, ठीक है, आपसे इन पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि आखिर आपराधिक बल क्या है, आपराधिक बल और हमला क्या है। ठीक है, इन दोनों में अंतर आप स्पष्ट करें। ठीक है, तो क्रिमिनल फोर्स जो है वो आपका सेक्शन 350 में दिया गया है। देखिए, फोर्स क्या होता है, तो फोर्स भी आईपीसी में डिफाइन है और आईपीसी में जो फोर्स डिफाइन है वो कहता है कि फोर्स का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन में क्या करते हो या किसी सब्सटेंस में कोई ऐसी मूवमेंट करते हो जिससे किसी पर्सन में आप कोई मूवमेंट स्टार्ट कर देते हो, या अगर वो कोई मूवमेंट कर रहा है, वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है, उसको आप रोक देते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आप किसी पर्सन में कोई गति, कोई मूवमेंट, ठीक है, ये शुरू कर देते हो, या अगर वो मूवमेंट में है तो उसके मूवमेंट को रोक देते हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि आपने क्या करा है, उस पर्सन के ऊपर फोर्स यूज करा है। लेकिन ये फोर्स अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। ये फोर्स ऑफेंस तब तक नहीं है जब तक ये फोर्स क्रिमिनल फोर्स ना बन जाए, जैसा सेक्शन 350 में बताया गया। अब क्रिमिनल फोर्स क्या है? फोर्स का मतलब सिंपल सा आप समझिए कि किसी भी पर्सन में क्या करना, उसमें कोई गति या कोई गतिहीनता, कोई मूवमेंट उसमें करना या किसी मूवमेंट को सीज कर देना, दोनों ही बातें किसमें आती हैं? आपका फोर्स में। लेकिन ये फोर्स क्रिमिनल फोर्स में कन्वर्ट हो, इसके लिए जरूरी है वो जो सेक्शन 350 में बताया गया है उस तरीके से यूज किया जाए। तो 350 के जो एसेंशियल्स हैं वो हैं क्या? सबसे पहले देयर मस्ट बी यूज ऑफ फोर्स, कोई खास बात नहीं, फोर्स का यूज होना चाहिए। द फोर्स शुड बी यूज इंटेंशनली, यानी कि आशयपूर्वक होना चाहिए। कभी कभी ये भी हो सकता है कि धोखे से हम लोग बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, ठीक है, और किसी की हमारा कोहनी लग जाती है, किसी के धक्का लग जाता है, ठीक है, और आदमी में क्या होता है, मूवमेंट हो जाती है, थोड़ा सा हिल जाता है, ठीक है, तो वो नहीं, क्योंकि वो क्या है, इंटेंशनली नहीं किया है हमने, इसलिए वो इसमें नहीं आएगा। कैसा होना चाहिए? फोर्स कैसे यूज किया गया हो? इंटेंशनली। जैसे सपोज दैट क्या है कि ये मार्कर मेरे हाथ में है और मार्कर को क्या कर रहे हैं, हम इसको मूव करा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम इंटेंशनली इस पर फोर्स यूज कर रहे हैं और इससे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, या इस पे हम लिख रहे हैं तो लिखने में भी क्या हो रहा है कि हम इसमें मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यही जब आप किसी पर्सन के अगेंस्ट में करते हो और किसी पर्सन में, ठीक है, आप कोई मूवमेंट करते हो या उसकी कोई मूवमेंट जो पहले से हो रही है उसको रोक देते हो, तो आप क्या करते हो? फोर्स यूज करते हो। तो फोर्स कैसे यूज करना है? सबसे पहले क्रिमिनल फोर्स के लिए यूज ऑफ फोर्स जरूरी है। उसके बाद फोर्स कैसा होना चाहिए? इंटेंशनली होना चाहिए, मींस आशय पूर्वक किया गया हो। तीसरा है द फोर्स मस्ट हैव बीन यूज्ड। अब देखिए, तीसरे के ये पार्ट हैं दो, इस तरीके से यूज किया गया हो, यानी कि सबसे पहले फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, अगर अपराध को करने के लिए कोई बल का प्रयोग किया गया है तो वो क्या है? क्रिमिनल फोर्स। और फिर दूसरा है विद द इंटेंशन टू कॉज फियर, इंजरी और अनोयंस, यानी कि इस आशय के साथ अगर फोर्स यूज किया गया है कि सामने वाले को क्या हो? फियर हो, यानी कि उसके मन में डर पैदा हो, ठीक है, या क्या हो? इंजरी हो, क्षति हो, या अनोयंस हो, वो क्षुब्ध हो, वो परेशान हो, वो इरिटेट हो, देन क्या होगा? ठीक है, टू द अदर विद द नॉलेज फॉर दिस वी अंडरस्टूड दैट यूज ऑफ फोर्स इज मैंडेटरी बट मेयर फोर्स इज नॉट पनिशेबल अंडर। ठीक है, तो केवल आपने फोर्स यूज किया है तो वो क्या है? यही बात कह रहे हैं कि वो क्या है कि फोर्स का केवल यूज करना पनिशेबल नहीं है जब तक कि वो इस तरीके से ना यूज किया गया हो, मींस कि आपका इंटेंशनली ना हो, और दूसरा अगर कोई यूज किया भी गया है तो वो काहे के लिए किया गया हो? किसी अपराध को करने के लिए किया गया हो, या फिर काहे के लिए किया गया हो? जिस पर फोर्स यूज करा जा रहा है उसको डर देने के लिए, उसको क्षति देने के लिए, ठीक है, आपका इंजरी देने के लिए। इंजरी आपका, ठीक है, सेक्शन 44 में डिफाइन है आईपीसी के, या फिर उसको अनॉय करने के लिए, उसको क्षुब्ध करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए किया गया है। तो जो फोर्स होगा वो क्रिमिनल फोर्स में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो फोर्स है वो कहाँ डिफाइन है? आपका सेक्शन 349 में, लेकिन वो कोई ऑफेंस नहीं है। वो ऑफेंस तभी बनता है जब वो 350 में जो तरीका बताया गया उस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका असॉल्ट। असॉल्ट को हिंदी में बोलते हैं क्या? हमला। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी आप पढ़ते हैं कि हमला और संप्रहार, बैटरी एंड असॉल्ट। तो देखिए, असॉल्ट क्या है? ये एक ऐसा ऑफेंस है, इसमें किया नहीं जाता है ऑफेंस, ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें ऑफेंस करने से पहले ही, ठीक है, ऑफेंस पूरा हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने कोई जेस्चर इस तरीके से बनाया, किसी ने कोई प्रिपरेशन इस तरीके से की कि सामने वाले के मन में ये डर आया कि अब क्या होगा मेरे ऊपर, ठीक है, ये क्रिमिनल फोर्स का यूज कर देगा। देखिए, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट को हम लोग इसीलिए एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ चलते। ठीक है, आपने क्या करा? किसी में कोई मूवमेंट
कर दी, किसी की मूवमेंट को आपने रोक दिया, किसी सब्सटेंस में आपने मूवमेंट करी और उससे किसी पर्सन में मूवमेंट कर दी, और वो काहे के लिए करी आपने? कोई ऑफेंस करने के लिए करी, किसी में फेयर करने, किसी को डराने के लिए करी, किसी में कोई फियर कॉज करने के लिए, कोई इंजरी कॉज करने के लिए की, देन इट इज क्रिमिनल फोर्स। लेकिन अगर आपने क्रिमिनल फोर्स का यूज नहीं किया, आपने केवल जेस्चर्स बनाए, आपने केवल अपना शारीरिक जो हाव भाव था आपने वो ऐसा करा, आपने क्या करा, केवल प्रिपरेशन तैयारी ऐसी करी कि सामने वाले के मन में केवल ये डर आ गया कि अब क्या होगा कि क्रिमिनल फोर्स का यूज हमारे ऊपर कर दिया जाएगा, वैसे ही असॉल्ट का जो ऑफेंस होगा ये पूरा हो जाएगा। लिखा है जेस्चर और प्रिपरेशन दैट द अक्यूज्ड शुड मेक ए जेस्चर और प्रिपरेशन टू यूज क्रिमिनल फोर्स, such gesture or preparation should be made in the presence of the person in respect of whom it is made। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि कोई आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आप क्या है कि उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो, इसके लिए जरूरी है कि आदमी आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट हो। जैसे आपने क्या करा, आपने कहा किसी से आपकी लड़ाई हुई, आपने कहा अच्छा रुको अभी हम तुम्हें सही करते हैं, और आपने क्या करा, अपनी बाहें चढ़ाना, आपने कफ जो थी शर्ट मोड़ना शुरू कर दी, और सामने वाले को लगा कि अब आप क्या करेंगे, उसके ऊपर आप क्रिमिनल फोर्स का यूज कर देंगे। तो जैसे ही सामने वाले के मन में ये डर आया, जैसे ही आपने कहा कि अभी हम तुम्हें सही करते हैं, और आपने अपने पास में मान लीजिए कोई लाठी रखी थी, कोई बंदूक रखी थी, और जैसे ही उठाई और उसको लगा कि अब हमारे ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज हो जाएगा, वैसे ही क्या होता है, असॉल्ट पूरा हो जाता है। लेकिन सामने वाले के मन में डर आने के लिए जरूरी है कि क्या हो, वो फिजिकली वहां पर उपस्थित हो। अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है विक्टिम की तो असॉल्ट नहीं होगा। जैसे वीडियो कॉल पर आपने किसी से कहा कि अभी देखो हम तुम्हें मारेंगे, तो अब वीडियो कॉल पर मारा नहीं जा सकता। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे पर्सन के थ्रू वहां पर प्रेजेंट है, यानी कि वो कह रहा है कि देखो तुम्हारे पीछे कोई आदमी खड़ा है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें अभी पकड़ के मारेगा या तुम्हारे गोली मार देगा, तो असॉल्ट हो भी सकता है, ठीक है। और अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो असॉल्ट नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स में फोर्स 349 में, क्रिमिनल फोर्स 350 में, और असॉल्ट 351 में। फोर्स का मतलब सीधे सीधे आप क्या करते हो, अपने शारीरिक क्षमता से या किसी पदार्थ से जब किसी व्यक्ति में आप क्या करते हो, कोई गति या गतिहीनता कर देते हो, उसमें कोई मूवमेंट कर देते हो, या उसमें जो मूवमेंट हो रही है उसको आप सीज कर देते हो, खत्म कर देते हो, बंद कर देते हो, तो आप कहते हो कि आपने फोर्स का यूज करा। और जैसे ही आप क्या करते हो, वो फोर्स किसी क्राइम को करने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए, या फिर आप किसी सामने वाले में कोई डर, क्षति या उसमें कोई को क्षुब्ध करने के लिए यूज करते हो, तो वो बदल जाता है क्रिमिनल फोर्स में। और जब आप फोर्स का यूज नहीं करते हो, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स को यूज नहीं करते हो, केवल सामने वाले के मन में ये डर पैदा कर देते हो, कैसे, जेस्चर से या प्रिपरेशन से, तो वो क्या हो जाता है, आपका असॉल्ट हो जाता है, वो आपका हमला हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो तीसरा टॉपिक था, ठीक है, आपका क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, ठीक है। तो आज इस टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आईपीसी का, किडनैपिंग एंड अबडक्शन, व्यपहरण और अपहरण। डेली आप न्यूज़पेपर्स में, आप टीवी सीरियल्स में, आप वेब सीरीज जो भी आजकल आप देख रहे हैं, उन सब में आप कहीं ना कहीं इस व्यपहरण या अपहरण से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में देखते रहते हैं, इसके बारे में आप सुनते रहते हैं। आईपीसी के एग्जाम्स में, आईपीसी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, उन सब में आपका किडनैपिंग और अबडक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, जनरली ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय किडनैपिंग, या यहां पर वो चेंज करके ये भी कर सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अबडक्शन। फिर उस आपसे पूछेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ किडनैपिंग, यानी कि व्यपहरण के जो प्रकार हैं वो कितने तरीके के होता है, एंड डिस्टिंग्विश इट बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन। ये जो आप व्यपहरण और अपहरण दो शब्द सुनते हैं, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, कब हम कहें कि अपहरण है और कब हम कहें व्यपहरण है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है, जिसमें क्या कराया जाएगा कि आपसे किडनैपिंग की परिभाषा भी पूछी जाएगी, आपसे किडनैपिंग के टाइप्स भी पूछे जाएंगे, या आपसे अबडक्शन की डेफिनेशन पूछी जाएगी, आपसे उसको अंतर करा दिया जाएगा किडनैपिंग के साथ। इसको हमने, हमारा जो तरीका है उसी तरीके से हमने फिर क्या करा है कि जिससे कि आपको सहूलियत रहे, आपको सुविधा रहे, इसके लिए क्या करा है, आप जिस तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट लॉन्ग आंसर है और ये लॉन्ग आंसर आपको, ठीक है, पूरा लिखना पड़ता है, इससे कई पार्ट होते हैं, तो इसके लिए हमने इसको वही छोटे छोटे सब टॉपिक्स में
आपका डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम समझें कि आखिर किडनैपिंग क्या है, इसका हम जनरल मीनिंग समझे, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन पे भी आएंगे कि आखिर आईपीसी में इसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो लिटरली जब आप किडनैपिंग के बारे में सुनते हैं, जो शाब्दिक रूप से आपका व्याकरण का अर्थ होता है, इसके बारे में आप समाज में सुनते रहते हैं, तो किडनैपिंग का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, कि किसी को आप फोर्सफुली या और किसी तरीके से आप क्या करते हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध धमकी दे करके, बल का प्रयोग करके जब आप क्या करते हो कि उसको आप उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उससे जब आप दूर कर देते हो, तो हम कहते हैं क्या है कि आपने क्या करा है, उसको किडनैप किया है या आपने उसका व्यापरण किया है। ठीक है, खास बात यह है कि किडनैपिंग में या व्यापरण में या अपहरण में आप क्या है, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध जब आप उसको, ठीक है, उसके जो शारीरिक स्वतंत्रता है उससे वंचित करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो किसी भी पर्पज से हो सकता है, रैंसम के लिए हो सकता है, किसी राजनीतिक कारण से हो सकता है, या किसी और पर्पज से भी हो सकता है। आपकी आईपीसी में जो किडनैपिंग को डिफाइन किया गया है, उस किडनैपिंग को क्या करा गया है, आपका सेक्शन 359 में डिफाइन किया गया, और यहाँ पर जो टाइप्स हैं किडनैपिंग के, जो काइंड्स हैं, उन काइंड्स के बारे में बताया गया है। और आप समझ सकते हैं इस फिगर से कि किडनैपिंग जो है 359 में ये दो तरीके की बताई गई है। एक है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत में से व्यापरण, और दूसरा जो व्यापरण का तरीका बताया गया है वो तरीका क्या है, लॉफुल गार्जियनशिप से, यानी कि जो आपकी विधिपूर्ण संरक्षिता है उसमें से व्यापरण। ये कैसे होता है, तो ये दो तरीके का है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, और ये आपका कहां दिए गए हैं, सेक्शन 359 में। एक एक करके दोनों पे बात करेंगे कि पहले किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या है, फिर बात करेंगे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो हमने अपना छोटा क्वेश्चन बनाया है वो है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, कि भारत में से जो व्यापरण होता है वो क्या होता है। तो यहां पर देखिए, समझिए, जो सेक्शन 360 है आपका, वो एक्सप्लेन करता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया को, और सेक्शन 360 कहता है कि जब आप किसी व्यक्ति को भारत की सीमाओं के बाहर ले जाते हैं, यानी कि भारत राज्य की जो सीमाएं हैं, जो भारत देश की सीमाएं हैं, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर आपका गुजरात से अटक से कटक, ठीक है, तो ये जो सीमाएं हैं, जब इन सीमाओं को, या जो भारत आपका डिफाइंड है, ठीक है, आईपीसी के पर्पज से, जब इन सीमाओं से बाहर आप किसी को ले जाते हैं, तो कहा जाता है कि आपने भारत में से उस व्यक्ति का व्यापरण किया है। और इसमें एज कोई भी हो सकती है, एज कोई भी हो सकती है। आप यहां से किसी व्यक्ति को आप क्या करें, आप बांग्लादेश लिए चले गए, यहां से किसी व्यक्ति को आप, ठीक है, पाकिस्तान लिए चले गए, यहां से किसी व्यक्ति को आप किसी भी ऐसे जगह पर लिए चले गए जो भारत की परिभाषा में नहीं है, देन ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो अपराध होगा वो होगा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, भारत में से, ठीक है, व्यापरण उसको कहा जाएगा। ठीक, और इसमें इलस्ट्रेशन है, जैसे ए इज अ वुमेन लिविंग इन न्यू दिल्ली, बी टेक्स ए टू बांग्लादेश विदाउट हर कंसेंट, यानी कि उसकी इच्छा के बिना जब आप क्या करा, उसको आप बांग्लादेश लिए चले गए, बी कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग ए फ्रॉम इंडिया, और यहां पर क्या करा है, उसने ए को भारत में से व्यापरण किया है, ऐसा अपराध उसने किया। दूसरा है जो इसका पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टर्म किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब देखिए, जो भारत में से व्यापरण है ये किसी भी एज के पर्सन का हो सकता है, यानी कि आप व्यक्ति की उम्र 30 हो, 35 हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही आप उसको भारत से बाहर ले जाते हैं तो वो क्या होता है, आपका किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो जाता है। लेकिन जो 361 में किडनैपिंग है, ये किसकी है, लॉफुल गार्जियन की बात यहां पर की गई है। और कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो विधिपूर्ण संरक्षिता में रह रहे हैं, उन्हीं का व्यापरण हो सकता है, अगर वो भारत के अंदर, भारत से बाहर तो किसी का हो सकता है। तो 361 किसके साथ डील्स करता है, किसके साथ डील कर रहा है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन क्या कह रहा है, 361 कह रहा है whoever takes or entices any minor under 16 years। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉफुल गार्जियनशिप किसकी होती है, माइनर्स। और माइनर में भी अगर लड़की है, यानी कि अगर वो गर्ल है, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 16 ईयर्स या 16 ईयर्स से कम। अगर लड़का है, यानी कि कोई बॉय है, तो उसकी एज कितनी बताई गई है, आपका 18, सॉरी, जो आपका माइनर है, अगर उल्टा हो गया यहां पे, अगर लड़की है तो उसकी एज कितनी है, 18, और अगर लड़का है तो उसकी उम्र कितनी है, 16। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी ऐसे माइनर को, जो अगर लड़की है तो उसकी उम्र 18 साल है,
और अगर लड़का है तो उसकी उम्र 16 साल है। यहाँ पर लड़की को 2 साल का जो लड़कियों के मामले में उम्र और ज्यादा रखी गई, क्योंकि लड़कियों के संबंध में इस तरीके के अपराध ज्यादा हो ना हो, इस तरीके के अपराध ज्यादा होते हैं, तो इस तरीके के अपराध अगर लड़कियों के विरुद्ध ज्यादा हो तो उनको कैसे रोका जाए, उनको किस तरीके से हम कम कर सकें, इसलिए क्या करा गया है, लड़कियों के मामले में ये उम्र 2 साल तक बढ़ा दी गई, जिससे जो इमोरल ट्रैफिकिंग है, जो इमोरल एक्टिविटीज के लिए जो लड़कियों को लोग इस तरीके से किडनैप करते हैं, उस पर हम कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा सके, इसलिए यहाँ पर 2 साल तक एज जो थी लड़कियों के मामले में ज्यादा रखी गई है। और लड़कों के मामले में जो एज रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 16 ईयर्स रखी गई, यानी कि ऐसा कोई माइनर जो अगर लड़का है तो 16 ईयर्स एज का है या उससे कम का है। आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लड़का 17 साल का है तो उसकी किडनैपिंग लॉफुल गार्डियनशिप से नहीं हो सकती, और लड़की है तो 18 साल की है या 18 साल से कम की है, अगर वो 19 साल की है तो उसकी किडनैपिंग लॉफुल गार्डियनशिप से नहीं हो सकती। ठीक है, सेक्शन कहता है whoever takes or entices any minor under 16 years of age if male or under 18 years of age if female or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardianship of such minor or person of unsound mind। और तीसरा इसमें जो पर्सन है वो कौन है, आपका अनसाउंड माइंड, यानी कि 2 लोग हैं आपका, एक है माइनर और दूसरा है आपका अनसाउंड माइंड, जिनकी लॉफुल गार्डियनशिप से क्या हो सकता है, लॉफुल गार्डियनशिप से जिनकी किडनैपिंग हो सकती है। ऐसे जो लोग हैं ये 2 हैं, एक है आपके माइनर और दूसरे हैं अनसाउंड माइंड। माइनर में भी 2 लोग हैं, अगर लड़की है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसकी एज 18 ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए, और लड़का है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 16 ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए। और अगर अनसाउंड माइंड पर्सन है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति उसको क्या करता है, टेक्स और इंटाइसेस ले जाता है या बहका ले जाता है बहला फुसला करके, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑफेंस होगा वो कौन सा ऑफेंस होगा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ठीक है, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि द वर्ड्स लॉफुल गार्डियनशिप इन दिस सेक्शन इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर। ये कह रहा है कि लॉफुल गार्जियन यहाँ पर कौन है, यहाँ पर विधिपूर्ण संरक्षक कौन है, तो विधिपूर्ण संरक्षक वो व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति के पास माइनर की, ठीक है, केयर का, उसकी देखभाल का या उसकी कस्टडी है, ऐसा कोई भी पर्सन क्या हो सकता है, व्यक्ति का लॉफुल गार्जियन हो सकता है। जैसे बच्चा जब घर से चलता है तो घर में जो वो है अपने माता पिता की संरक्षता में रहता है, लेकिन वो स्कूल जाता है, वैसे ही क्या होता है, जो स्कूल का प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल की गार्जियनशिप में आ जाता है, और जब तक गार्जियनशिप बनी रहती है तब तक अगर कोई भी व्यक्ति उसको उस गार्जियनशिप से निकालता है तो वो क्या करता है, किडनैपिंग करता है बच्चे की, और कहां से, फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप से। यहाँ ध्यान रखना कि लॉफुल गार्जियनशिप होना जरूरी है किडनैपिंग के लिए, अगर लॉफुल गार्जियनशिप नहीं होगी तो लॉफुल गार्जियनशिप के बिना किडनैपिंग का ऑफेंस भी इस सेक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद इसका एक्सेप्शन कह रहा है कि दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ। अब ये गुड फेथ आईपीसी में डिफाइंड है सेक्शन 52 में, believes himself to be the father of an illegitimate child or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child। इट मीन्स अगर कोई आदमी गुड फेथ में ये बिलीव करता है, सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता है कि उसके पास किसी बच्चे की लॉफुल गार्डियनशिप है, और उसके बाद वो क्या करता है, उस बच्चे को ले जाता है, लेकिन अगर वो जब ले गया है तो किसी इमोरल या अनलॉफुल पर्पस के लिए अगर नहीं ले गया है, यानी कि सद्भाव पूर्वक ले गया है, तो कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में व्यपरण का अपराध नहीं होता है। आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि कैसे किडनैपिंग का ऑफेंस होता है, तो माइनर होना चाहिए या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होना चाहिए। माइनर में बताया कि अगर मेल है तो 16 ईयर्स, फीमेल है तो 18 ईयर्स, प्लस क्या करा जाए, उसको ले जाया जाए, टेकन अवे फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। फिर तीसरी बात है कैसे ले जाया जाए, विदाउट गार्जियंस कंसेंट, यानी कि बिना संरक्षक की सम्मति से ले जाया जाए। जैसे कोई छोटा बच्चा है किसी लॉफुल गार्जियनशिप में है और आप उसके संरक्षक की सहमति से ले आए, कि आपने कहा कि थोड़ी देर के लिए बच्चे को मेरे घर भेज दीजिए, खेलने के लिए, खिलाने के लिए ले आए, तो ऐसी कंडीशन में किडनैपिंग नहीं होगा। किडनैपिंग कब होगा, जब विदाउट द गार्जियंस कंसेंट आप बच्चे को ले आए, तो क्या होगा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का ऑफेंस पूरा हो जाएगा। और ये जैसे ही आपने बच्चे को गार्जियनशिप से निकाला, तुरंत ही क्या होगा कि ये ऑफेंस जो होगा ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो इसका जो पहला इंग्रेडिएंट है, जो पहला एसेंशियल पॉइंट है, वो है कि टेकिंग अवे और इंटाइसिंग ऑफ अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि क्या करा जाए, किसी भी बच्चे को या किसी भी अनसाउंड माइंड के पर्सन को क्या किया जाए, उसको आपका
ले जाया जाए या उसको क्या करा जाए, बहकाया जाए, उसको इंटाइसिंग और टेकिंग अवे। ठीक है, पहला इसका पॉइंट ये है। दूसरा इसका है कि सच माइनर मस्ट बी अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज इफ मेल एंड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इफ फीमेल। तीसरा है कि जो इंटाइसिंग हुई हो या उसको जो ले जाया गया हो, जो उसको बहकाया गया हो, ले जाया गया हो, वो काहे के लिए ले जाया गया हो कि उसको लॉफुल गार्जियनशिप से क्या करा जाए, बाहर निकाला जाए। और लास्ट कह रहा है कि ये जो टेकिंग और इंटाइसिंग है मस्ट ऑल्सो बी विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन। जैसा हमने पीछे जो हमारा ग्राफ था उससे भी हमने समझा था कि विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्जियन होना चाहिए। अगर विद द कंसेंट ऑफ गार्जियन है देन इट इज नो ऑफेंस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो ऑफेंस होगा वो किसका होगा, लॉफुल गार्जियनशिप से आपने किडनैपिंग की है, ऐसा कहा जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है, जो किडनैपिंग है ये कोई कॉन्टिन्यूअस ऑफेंस नहीं है, ये जारी नहीं रहता। अपहरण जैसे होता है वो एक, अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो एक क्या है, कॉन्टिन्यूअस ऑफेंस है, वो लगातार जारी रहता है। लेकिन जो किडनैपिंग है फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस ऑफेंस नहीं है। जैसे ही आपने बच्चे को लॉफुल गार्जियनशिप से निकाला, जैसे ही वो बाहर आया लॉफुल गार्जियनशिप से, आपके बहकाने पर तुरंत क्या होता है, किडनैपिंग ऑफेंस पूरा हो जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। पहला केस जो है इसमें वो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम का है। ठीक है, इसमें कहा गया था कि जो एक बच्चा था, 14 साल की एज थी, उस 14 साल के बच्चे को क्या करा गया था, ठीक है, बहकाया गया था और बहकाने के बाद उसको लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कहना था कि दैट द परसुएशन बाय द अक्यूज्ड क्रिएटेड अ विल ऑन द पार्ट ऑफ द माइनर हु केप्ट हर अवे फ्रॉम हर लॉफुल गार्जियनशिप एंड देयरफॉर इट रिजल्टेड इन किडनैपिंग। यानी कि कोर्ट का कहना था कि आप जो बच्चे को बहला फुसला रहे थे, भले ही आपने उसको घर से बाहर ना निकाला हो, लेकिन आपने जो उसको बहलाया फुसलाया, उसकी वजह से उसके अंदर क्या हुआ, एक विल पैदा हो गई, एक इच्छा पैदा हो गई, काहे की, अपना घर छोड़ने की। और जब अपना घर छोड़ने की इच्छा आपकी एक्टिविटी की वजह से पैदा हुई है, आपके कार्यों की वजह से पैदा हुई है, तो आपने जो अपराध करा है वो कौन सा करा है, किडनैपिंग का अपराध करा है, आपने विपहरण का अपराध किया है। दूसरा इसमें वरदराजन का केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है। ठीक है, इसमें क्या करा गया था, इसमें जो टेकिंग है और जो किसी बच्चे को अपने साथ अकंपनी दे देना, इन दोनों के बीच में अंतर किया गया था कि एक होगा कि आपने किसी बच्चे को उसकी लॉफुल गार्जियनशिप से निकाला, और एक कोई बच्चा ऑलरेडी बाहर घूम रहा था और आपने क्या करा, उसको अपने साथ जाने की परमिशन दी। इन दोनों चीजों में कोर्ट ने अंतर किया। कोर्ट ने कहा, स्टेटिंग दैट टू आर नॉट सिनोनिमसली हेल्ड, दैट वेयर द माइनर हैविंग कैपेसिटी to understand the consequences of her actions voluntarily joins the accused of her free will, the accused cannot be held liable for taking her away from keeping of a lawful guardianship। यानी कि जो बच्चा पहले ही अपनी लॉफुल गार्जियनशिप छोड़ गया था और वो अपनी इच्छा से, सोचने समझने की शक्ति से सक्षम होते हुए आपके साथ जाने को तैयार हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम ये नहीं कह सकते कि जो एक्यूज्ड है उसने क्या करा है, बच्चे को बहलाया फुसलाया है, और यहाँ पे व्यपहरण का अपराध नहीं होगा। ये वरदराजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था। प्रदीप कुमार का केस है, प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय लॉइंग टू द फादर ऑफ द गर्ल रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ टेकिंग हिज माइनर डॉटर अवे कैन नॉट बी टर्म्ड एज कंसेंट। यहां पर जो पिता था, उस पिता से झूठ बोल करके उसकी कंसेंट ली गई थी। हम लोग अभी पीछे पढ़ रहे थे कि एसेंशियल्स में ये था कि विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्जियन होना चाहिए। अगर विद द कंसेंट ऑफ गार्जियन है तो फिर क्या होगा, किडनैपिंग नहीं होगी। लेकिन अगर गार्जियन से जो कंसेंट ली गई है, अगर वो कंसेंट झूठ बोल करके ली गई है, अगर वो कंसेंट जो है वो कपट करके ली गई है, तो ऐसी कंसेंट नहीं होती है। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अगर झूठ बोल करके कोई कंसेंट ली गई है और फिर कंसेंट लेकर के बच्चे को लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर निकाला गया है, तो अपराध होगा। वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि हम गार्जियन की कंसेंट से बच्चे को बाहर लाए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका वडगम्मा का केस है। वडगम्मा का केस भी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में जो अक्यूज था वो ठकोरी लाल था, और ठकोरी लाल ने जो एक लड़की थी मोहिनी, उस मोहिनी को क्या करा था, उसको इंड्यूस किया था कि वो क्या करे, अपने जो पिता का स्थान है, जो पिता का घर है, वो घर छोड़ दे। इस केस में उसके बाद उसके बहकाने पर क्या करा, उसने घर छोड़ दिया, और जो ये ठकोरी लाल था इसने क्या करा, उसको शेल्टर दिया। ठीक है, तो इस बात के लिए उसका ट्रायल चला कि आपने बच्ची को क्या करा है, इंड्यूस करा है, और इंड्यूस करके आपने क्या करा, उसको इनकरेज कराया कि वो अपना प्लेस छोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था इस केस में कि मेयर सर्कमस्टेंसेस दैट हिज एक्शन डज नॉट कॉजेस हर टू इमीडिएटली लीव हर पेरेंटल होम वुड नॉट बी ए डिफेंस फॉर द अक्यूज्ड टू एब्सॉल्व हिम फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। इसका कहना था कि हमने क्या करा है कि कोई ऐसा एक्ट हमने नहीं करा जिससे क्या हुआ हो, उसने तुरंत घर छोड़ा हो। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि कोई कारण तुरंत का होना चाहिए।
कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे भी ये हो सकता है कि आपने 1 दिन 2 दिन, आप 1 दिन गए छोटे बच्चे को आपने टॉफी दी, फिर अगले दिन गए आपने चॉकलेट दी और धीरे धीरे करके आपने 4-5 दिन में क्या करा, ऐसी भूमिका बनाई कि बच्चा आपकी तरफ कोई आकर्षित हो गया और वो आपके साथ चल दिया। तो कोर्ट का कहना था कि ये बचाव नहीं स्वीकार किया जाएगा कि कोई इमीडिएट वहां पर कोई तुरंत का ऐसा कोई कारण नहीं था जिसकी वजह से, ठीक है, जो माइनर था, माइनर ने क्या करा हो, अपनी जो पेरेंटल होम है, जो अपना घर है, वो छोड़ा हो। कोर्ट ने कहा ये धीरे धीरे भी आप इस तरीके से किसी के वो इनकरेज कर सकते हैं कि वो अपनी लॉफुल गार्जियनशिप को छोड़ दे और इसको भी हम माना जाएगा कि आपने क्या करा है, बच्चे को बहकाया है। तो ये वर्ड गम्मा का केस, ये भी महत्वपूर्ण केस है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, अबडक्शन की, कि आखिर अपहरण क्या है। तो जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि अपहरण क्या है, कि ये खुद में एक अपराध नहीं। अपहरण जब तक कि कुछ विशेष कारणों से, जो कारण आगे बताए गए हैं आपके, ठीक है, 364 में, 65 में, 64A में, यानी कि फिरौती के लिए ना करा गया हो, किसी की हत्या के लिए ना करा गया हो, तब तक क्या होता है कि अपहरण खुद में अपराध नहीं होता है। ठीक है, अपहरण को जो आईपीसी है ये सेक्शन 362 में डिफाइन किया गया है और 62 में जो अबडक्शन को डिफाइन किया गया है वो कहता है कि आपका कि abduction has been defined in section 362 Indian Penal Code, which states that if a person either by force compels a person or induces another person to go from any place is said to abduct such person। यानी कि यहां पर देखिए कोई एज की बात नहीं की गई, कोई उम्र की बात, यहां पर उम्र का जिक्र नहीं है। यहां पर सिंपल सी एक बात है कि आप क्या कर रहे हो, वहां पर जो आप कर रहे थे वहां पर टेकिंग अवे था और इंटाइसिंग था, वहां पर फैलाने फुसलाने और ले जाने की बात थी। यहां पर क्या हो रहा है कि आप फोर्स का यूज कर रहे हो, आप बल का प्रयोग कर रहे हो, बल जो कि 349 में डिफाइन है। अभी हम लोग बल जो आपका 349 में डिफाइन है, जिसमें कहा जाता है कि जब आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति में कोई गति या गतिहीनता कारित करते हो, ठीक है, तब ये माना जाता है कि आपने बल का प्रयोग किया। तो अगर आपने किसी को बल का प्रयोग करते हुए मजबूर करा या आपने क्या करा कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, मजबूर करा, इंड्यूस करा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, और किसी एज की बात यहां पर नहीं करी गई है, तो माना जाएगा कि आपने क्या करा है, उस व्यक्ति का अपहरण करा है। लेकिन ध्यान रखना कि केवल इतना होने से अपहरण दंडनीय नहीं हो जाता, जब तक कि उसके पीछे कोई और आशय ना हो। आप इसको इस जो हमारा डायग्राम है इससे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ हो, या तो फोर्स का यूज किया गया हो या फिर डिसीटफुल मीन्स का यूज करा गया हो, यानी कि प्रवंचनापूर्ण उपाय का उपयोग करके उसको क्या करा गया हो, इंड्यूस किया गया हो। उसके बाद क्या करा गया हो कि व्यक्ति को ले जाया गया हो, टेक द पर्सन फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक जगह पर ले जाया गया हो, देन क्या होगा, आपका अबडक्शन का ऑफेंस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बहादुर अली वर्सेस किंग का केस था, इसमें क्या करा गया, अपहरण पर कोर्ट ने बात की थी और कोर्ट ने यहाँ पर एक जो पुलिस के तौर पर किसी ने अपने को क्या करा कि रिप्रेजेंट करा और उस गलत बताया कि हम पुलिस में हैं। उसके बाद उसने क्या करा कि एक लड़की को अपने घर में रखा, और घर में कब तक के लिए रखा, काहे के लिए रखा, रिगार्डिंग मनी, और जब पैसा मिला तब तक छोड़ा। तो कोर्ट का मानना था कि क्या होगा, ये अबडक्शन होगा, ये अपहरण होगा, क्योंकि पैसे के लिए आपने रखा है, ठीक है। और यहाँ पर डिसीटफुल मीन्स का यूज करा गया था। अक्यूज ने क्या करा गया था, मिस रिप्रेजेंट करा था हिमसेल्फ एज अ पुलिस ऑफिसर। अक्यूज ने क्या करा था, अक्यूज रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पुलिस ऑफिसर, अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर रिप्रेजेंट करके उसने क्या करा था, यहाँ पर धोखा दिया था और लड़की को अपने घर पर जब तक उसे पैसा नहीं मिला तब तक रहने के लिए मजबूर किया। तो ये अपहरण का अपराध यहाँ पर माना गया। कोर्ट ने कहा कि इन द ऑफेंस ऑफ अबडक्शन देयर मस्ट बी ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफेंडर either an element of compulsion by force or element of inducement by deceitful means। कोर्ट का कहना था कि दो में से एक बात होनी चाहिए, या तो फोर्सफुली कंपेल किया गया हो या डिसीटफुल मींस का उपयोग करके क्या करा गया हो, उसको इंड्यूस किया गया हो, झूठ बोल करके उसको बहला फुसलाया गया हो, झूठ बोला गया हो, कपट का तत्व शामिल हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अबडक्शन का ऑफेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट ने बहुत सारी बातें कोर्ट ने कही। कोर्ट ने कहा है चेंज ऑफ माइंड ऑफ द विक्टिम टेक प्लेस इन केस ऑफ इंड्यूसमेंट। द एक्सप्रेशन डिसीटफुल मीन्स सजेस्ट दैट द मीन्स एम्प्लॉयड बाय द ऑफेंडर मस्ट बी सच as to practice deception on the victim। The expression has a wide import and includes a misleading statement। misleading statement अगर है उस पर भी कोर्ट की यहाँ पर बात की गई, तो भी क्या होगा, इससे भी abduction हो जाता है। फिर कोर्ट का कहना एक और था कि mere abduction has not been made punishable under any section of the code। तो अभी पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि केवल abduction जो है ये कहीं पर भी क्या है, आपका पनिशेबल नहीं है, जब तक कि ये किसी विशेष आशय से ना किया गया हो, ठीक है। ये कोर्ट का
लिखा भी है कि इट इज पनिशेबल ओनली व्हेन इट इज कपल्ड विद वन और अदर इंटेंट एज स्टेटेड इन सर्टेन सब्सिक्वेंट सेक्शन, यानी कि बाद के जो हमारे सेक्शंस है उनमें जो कंडीशन बताई गई है उनमें जब होता है तभी क्या होगा, ये ऑब्जेक्शन पूरा होगा। अगला केस इसमें है विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है। इसमें कोर्ट का कहना था कि मेयर एब्डक्शन इज नो ऑफेंस एट ऑल, द गिल्टी एंड रॉन्गफुल इंटेंशन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द ऑफेंस टू बी पनिशेबल, यानी कि दंड किसी को देने के लिए केवल एब्डक्शन पर्याप्त नहीं है, उसका जो गिल्टी माइंड है उसका प्रेजेंट होना जरूरी है, उसका जो दुराशय है वो साबित करना महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर, ये खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग आंसर के साथ भी ये आ सकता है कि आखिर किडनैपिंग और अब्डक्शन में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों तो एक से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो किडनैपिंग और अब्डक्शन में जो अंतर है ये हमारे जो पॉइंट हमने बनाए हैं इन पर आप समझ सकते हैं। तो इन पे हम एक एक करके अगर अंतर करें तो देखिए कि सबसे पहला कहाँ, ये आपका जो डिफाइन है ये 359 में है, ये 362 में डिफाइन है। उसके बाद किडनैपिंग में क्या है कि आप जो होती है वो किसकी होती है, माइनर की होती है। ठीक है, अगर वो क्या हो रही है, इंडिया के विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया हो रही है, विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया हो रही है, और बाकी क्या होती है कि ये आउटसाइड द अगर इंडिया, अगर फ्रॉम द इंडिया है तो ये किसी भी एज के पर्सन की हो सकती है। ठीक है, अब्डक्शन में ऐसा नहीं है। अब्डक्शन में क्या करा जाता है, यहाँ पर किसी को इंड्यूस किया जाता है या यहाँ पर उसको क्या करा जाता है, आपका डिसीटफुल मींस का उपयोग करके क्या करा जाता है, प्रवंचनापूर्ण उपायों का प्रयोग करके उसको इंड्यूस किया जाता है, और यहाँ पर उसको बहलाया फुसलाया जाता है किससे, लॉफुल गार्जियनशिप से। ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, लेकिन क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, क्योंकि किडनैपिंग में जैसे ही आपने लॉफुल गार्जियनशिप से निकाला या जैसे ही भारत से बाहर निकाला, किडनैपिंग पूरी हो गई। लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, ये क्या होता है, लगातार चलता रहता है। आपने किसी का अपहरण करा, अपहरण करके आप लखनऊ में रखा, लखनऊ में अपराध हुआ, लखनऊ से सीतापुर ले गए, सीतापुर में अपराध हुआ। ठीक है, तो जहां जहां आप ले जाएंगे उसको अपराध चलता रहेगा। 359 में दो तरीके की किडनैपिंग है, इंडिया से 360 में और फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप 361 में। अब्डक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, अब्डक्शन केवल एक ही तरीके का है, उसमें आपने फोर्सफुली किसी को कंपेल करा है या फिर आपने डिसीटफुल मींस को यूज करा है, देन इट इज अब्डक्शन। उसके बाद इसमें जो एज है वो बताई गई है, हमने अभी बात हो रही थी कि अगर क्या है कि गर्ल्स हैं तो अप टू 18 ईयर्स और अगर बॉयज हैं तो क्या है अप टू 16 ईयर या फिर अनसाउंड माइंड। ये तीन ही लोग हैं जिनका क्या हो सकता है, या तो माइनर और उसमें या अनसाउंड माइंड, इन्हीं का किडनैपिंग हो सकती है लॉफुल गार्जियनशिप की अगर हम बात करें। लेकिन इसमें क्या है कि किसी भी एज ग्रुप का पर्सन हो, किसी भी एज का पर्सन हो, उसका अब्डक्शन हो सकता है। इसमें जो मीन्स यूज करे गए हैं वो इमटेरियल है, किस तरीके से आपने बच्चे को बहलाया फुसलाया इससे कोई मतलब नहीं। आपने अगर बच्चे को उसकी लॉफुल गार्जियनशिप से विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्जियन निकाला, किडनैपिंग का ऑफेंस तब तुरंत पूरा हो जाता है। लेकिन यहां पर फोर्स, कंपल्सन और डिसीटफुल मीन्स का होना जरूरी है। अगर ये मीन यूज नहीं होंगे देन क्या होगा, आपका अब्डक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आपका कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप द कंसेंट ऑफ ए लॉफुल गार्जियन इज रिलीवेंट टू डिसाइड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। कहने का मतलब यह है कि अगर क्या हुआ है कि लॉफुल गार्जियनशिप से आप बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं और विद द कंसेंट ऑफ गार्जियन निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपका जो ऑफेंस है वो नहीं होगा। ऑफेंस तभी होगा जब आप क्या है उसकी कंसेंट के बिना ले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में इट मस्ट बी शोन दैट इट वाज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन और पर्सनली लीगल ऑथराइज्ड टू गिव कंसेंट ऑन दैट पर्सन्स बिहाफ। और जब लॉफुल फ्रॉम द इंडिया, जब आप किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर उस पर्सन की कंसेंट के बिना निकालना। कहने का मतलब है कि अगर लॉफुल गार्जियनशिप की बात है तो गार्जियन की कंसेंट का होना जरूरी है। अगर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात है तो जिस पर्सन को किडनैप किया जा रहा है कहाँ से, इंडिया से, उसकी कंसेंट का होना जरूरी नहीं है। अगर उसकी कंसेंट है तो ऑफेंस नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ऑफेंस होने के लिए ये जरूरी है कि उसने कंसेंट ना दी हो या उसके बिहाफ पर जो आदमी लीगली अथोराइज हो कंसेंट देने के लिए उसने कंसेंट ना दी। अगर कंसेंट दी है तो फिर किसी को आप बाहर ले जाएंगे तब भी क्या होगा, ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन जब हम अब्डक्शन की बात करें तो अब्डक्शन में क्या है कि फोर्स और कंपल्शन, ये जो है ये मुख्य तत्व हैं किसके, ठीक है, इनका प्रयोग किया गया हो किसके, अपहरण के लिए, धोखा देने के प्रवंचनापूर्ण उपाय हैं उनका प्रयोग किया गया हो या बल का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, उसके बाद इट इज सब्सटेंटिव ऑफेंस। कहने का मतलब है कि व्यपरण अपने आप में दंडनीय है। आपने व्यपरण करा तो क्या होगी, आपको सजा मिलेगी। ठीक है, और इसमें लेकिन अब्डक्शन में ऐसा नहीं है। अब्डक्शन में क्या होता है कि जो मिन्सरिया होती है, जो आपका दुराशय है, जो आपका गलत आशय है, ठीक है, रॉन्ग इंटेंशन है, उस इंटेंशन को भी क्या करना होता है, साबित करना होता है। किडनैपिंग के लिए जो सजा है ये 7 साल की सजा है, आपका 363 में प्रोवाइड
की गई है। लेकिन अबडक्शन को क्या करा गया है, हमने पहले भी बात की कि इसको पनिशेबल नहीं बनाया गया है। ये तभी पनिशेबल होता है जब ये कुछ और ऑफेंसेस जो आपका 364 से लेकर के और 369 तक किए गए हैं, उन्हीं में ही ये पनिशेबल होता है। अदरवाइज केवल अगर 362 में किसी को आपने डिसीटफुल मींस का यूज करके आप एक जगह से दूसरी जगह ले गए, उसकी कंसेंट के बिना भी ले गए, तो भी ये अबडक्शन हुआ है, लेकिन ये पनिशेबल नहीं है। ये तभी पनिशेबल है जब वो 364 से लगा करके और 369 तक की स्थितियों में किया गया है। इट मींस वो फिरौती के लिए, रैंसम के लिए किया गया है, वो किसी का मर्डर करने के लिए किया गया है, किसी को डरा धमका करके कुछ वसूलने के लिए किया गया है, किसी को विवाह आदि के लिए किया गया है, किसी को किसी गलत काम में धकेलने के लिए किया गया है। तभी क्या होगा कि अबडक्शन आपका पनिशेबल होगा। मेयर अबडक्शन, केवल अबडक्शन जो 362 में है, अगर वो एक्ट हुआ भी है तो भी वो पनिशेबल नहीं है। दैट्स इट। ये हमारा जो अंतर था किडनैपिंग और अबडक्शन में, ये इस तरीके से हम इसमें करेंगे। थैंक यू।